आखिर कैसे मिला एक सांस को उसके कर्मों का दंड। दर्शक बंधु, कहते हैं इंसान चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो जाए, लेकिन कुदरत के न्याय से कभी नहीं बच सकता। जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौट कर मिलता है। कभी समय पर नहीं, पर समय होते जरूर मिलता है। ये कहानी नहीं, एक सच है उस सांस का जिसने अपने ही घर को नर्क बना दिया। पर आज वही सांस अकेली बैठी है उसी चौखट पर जहां कभी बहू रोया करती थी, क्योंकि कुदरत ने उसे उसकी हर एक सजा लौटाई है, उसके हर एक कर्म का हिसाब दिया है। दर्शक बंधु, ये कहानी आपके जीवन में एक विशेष भूमिका निभाएगी। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। यह कथा एक साध्वी नारी सीता की है, जो अपने जीवन में अत्यंत दुख और अपमान सहने के बावजूद भी अपने धर्म, संयम और ममता की मिसाल बनी रही। सीता अस्पताल में थी क्योंकि उनके प्रसव का समय निकट आ गया था। कुछ समय पश्चात नर्स आई और उसने यह समाचार दिया कि सीता ने तीसरी कन्या रत्न को जन्म दिया है। घर के सभी लोग यह सुनकर उदास हो गए। सीता की सास तो जैसे शोक में डूब गईं। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। वे बार बार सीता को कोस रही थीं। कितनी दुर्भाग्यशाली बहू है जिसने लगातार 3 बेटियों को जन्म दिया। उसी समय नर्स फिर बाहर आई। उसका स्वर अब कठोर हो गया था। उसने सीता की सास से कहा, क्या आप भी एक स्त्री नहीं हैं? फिर क्यों एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री की सबसे बड़ी शत्रु बन गई? क्या आपको नहीं पता कि एक स्त्री अपनी जान की बाजी लगाकर संतान को जन्म देती है? इस पीड़ा को तो आपने भी झेला होगा। क्या आपको तनिक भी लज्जा नहीं आती अपनी बहू को यूं अपमानित करते हुए? यह कहकर नर्स चली गई और सीता की सास नाराज होकर वहीं बड़बड़ाती हुई बैठ गई। सीता का मन अत्यंत दुखी था, परंतु उसने अपने भावों को संयम में रखा, अपने ईश्वर को पुकारा। तीसरी बेटी के जन्म पर वह स्वयं भी उदास थी, क्योंकि उसने वर्षों से प्रार्थनाएं की थीं, उपवास किए थे, हवन और पूजन किए थे एक पुत्र की कामना में। किंतु ईश्वर की लीला वहीं जाने, इस बार भी उसे पुत्री ही प्राप्त हुई। परंतु मां तो मां होती है। सीता ने उस छोटी सी बालिका को अपने कांपते हुए हृदय से लगा लिया, जैसे उसने स्वयं मां दुर्गा के रूप को हृदय से लगाया हो। 2 दिन बाद सीता अपने घर लौट आई, परंतु वहां उसे न विश्राम मिला न सम्मान। बेटी को जन्म देने की जो सजा सीता को दी जा रही थी, वह उसकी आत्मा को कचोट रही थी। परिवार का कोई भी सदस्य उसकी देखभाल को आगे नहीं आया। प्रसव के बाद की दुर्बलता में भी उसे घर के सारे कामों में फिर से लगा दिया गया। सीता के मायके वाले अत्यंत निर्धन थे, फिर भी उन्होंने जो थोड़ा बहुत बन पड़ा वह सीता के लिए भेजा। सीता की 2 विवाहित बहनें थीं, जो स्वयं भी कठिन जीवन बिता रही थीं। फिर भी उन्हें बेटे होने के कारण कुछ सम्मान मिल जाता था, जो सीता को कभी न मिला। सीता की ससुराल की सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि उसके मायके से दहेज या किसी प्रकार का सहारा नहीं मिला था। कोई भाई न होने के कारण मायका भी निरुपाय था। उसके वृद्ध माता पिता बड़ी कठिनाई से जीवन का बोझ ढो रहे थे। अब सीता का सारा ध्यान अपनी नवजात कन्या पर रहता। वह उस मासूम मुस्कान में दिव्यता देखती। उसका विश्वास था ये बेटी कोई और नहीं, मां दुर्गा का अवतार है। उसके पति के मन में भी बेटी के लिए थोड़ा दुख था, परंतु फिर भी वह अपनी तीनों बेटियों से प्रेम करता था। वह उनके हर छोटे बड़े जरूरत का ध्यान रखता था, क्योंकि एक सच्चा पिता बेटियों को भगवान का वरदान समझता है। समय का पहिया घूमता गया। तीनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी हुईं। उनके मन में समझदारी, संवेदना और आत्मबल जागने लगा। सबसे बड़ी बेटी दीपा अत्यंत विवेकशील थी। वह हर बात को देखती और समझती थी। उसने अपनी मां के साथ होने वाले अन्याय को भी महसूस किया था, लेकिन संस्कार ऐसे थे कि वह चुप रहना ही उचित समझती थी। दीपा जानती थी कि दादी को समझाना मानो पत्थर को उपदेश देना है, फिर भी उसने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी। सीता ने अपनी तीनों बेटियों को संस्कार, संयम और सेवा की शिक्षा दी थी। तीनों बहनें दीपा, मीना और अनीता आपस में एकता से रहती थीं। दीपा अपनी मां का हाथ बटाने लगी थी। वह अपनी पढ़ाई में भी अव्वल थी और बहनों की मदद भी करती थी। दादी का व्यवहार कटु था, फिर भी उन बेटियों ने उसका कभी अपमान नहीं किया। यह उनके संस्कारों का प्रभाव था। उन्होंने मन में ठान लिया था, हम वह ऊंचाई पाएंगी जो दादी ने केवल अपने काल्पनिक पोते से अपेक्षा की थी। दीपा का विश्वास था, हमारी मेहनत और भक्ति एक दिन हमारी माँ और हमारे कुल का मान बढ़ाएगी और वही दिन हमारी सच्ची जीत होगी। तीनों बेटियां
दीपा, मीना और अनीता अपनी पढ़ाई को लेकर सदैव गंभीर रहती। उनमें कभी भी आलस्य या लापरवाही नहीं होती थी। दीपा तो सदा अपने दोनों बहनों को न केवल पढ़ाई में सहायता देती, बल्कि उनके भीतर आत्मविश्वास और समझदारी का संचार करने में भी लगी रहती। परंतु उसे यह पीड़ा थी कि जिस विश्वास की ज्योति वह अपनी बहनों में जगा रही थी, वही विश्वास वह अपनी मां के मन में न जगा सकी। सीता प्रायः अपने अंतरतम में प्रभु से प्रार्थना करती रहती, हे प्रभु, मेरे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हों, पर मेरी बेटियों का जीवन तुम सुखमय कर देना, उन्हें सफलता देना, सम्मान देना। चाहे बेटा नहीं मिला, पर मेरी बेटियां कभी किसी के आगे झुके नहीं। एक दिन जब दीपा ने देखा कि उसकी मां किसी गहरी चिंता में डूबी हुई है, तो वह आगे बढ़कर बोली, मां, आप ठीक तो हैं? इतनी सोच में क्यों डूबी हैं? सीता का हृदय भावनाओं से भर आया। वह अपने जज्बातों पर नियंत्रण न रख सकी और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। दीपा ने तुरंत मां को अपने आलिंगन में ले लिया और कोमल स्वर में कहा, मां, ऐसा कौन सा दुख है जो आपके हृदय को भीतर ही भीतर खाए जा रहा है? सीता ने भारी स्वर में कहा, बेटी, काश प्रभु ने हमें एक बेटा भी दिया होता जो आज हमारे वृद्ध माता पिता का सहारा बनता। एक बार साल में ही सही, पर वह उनसे मिलने आता, उनके जीवन में थोड़ा सुकून भर देता। मेरे मन को हमेशा माँ बाबा की चिंता सताती है। ना जाने वे अपना दिन कैसे काटते होंगे। मेरी किस्मत भी माँ जैसी ही है। 3 बेटियां, ताने देने वाली सास और दर्द देने वाले लोग, न कोई भाई न कोई सहारा। दीपा चुपचाप माँ की वेदना सुनती रही, क्योंकि कभी कभी सिर्फ सुनना ही किसी के बोझ को हल्का कर देता है। उसी दिन दीपा की ताई जी आईं। उनके 3 बेटे थे, फिर भी वे बेटियों की चाह में 3 बार संतान की कामना कर चुकी थी। उन्होंने सीता से कहा कि वह अपनी एक बेटी उन्हें गोद दे दें। यह बात सुनते ही सीता का कलेजा चीर गया। भला कोई माँ अपनी आत्मा के टुकड़े को किसी और को कैसे दे सकती है? चाहे बेटियां दुनिया को बोझ लगे, माँ के लिए वे ईश्वर का आशीर्वाद होती हैं। दीपा ने यह सब देखा और अपने भीतर माँ के प्रति और भी गहरा प्रेम और संकल्प भर लिया। वह माँ से बोली, माँ, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपको और नाना नानी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। सीता ने धीरे से कहा, बेटी, बेटियां तो पराई होती हैं, उन्हें एक दिन अपने घर जाना ही होता है। ससुराल की रीति नीति ही फिर उसका धर्म बन जाती है। दीपा ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, अब समय बदल गया है। आज की बेटियां आत्मनिर्भर बन रही हैं। वे ससुराल के साथ साथ अपने मायके की भी जिम्मेदारी निभा रही हैं। आप देखिए, मैं भी ऐसा ही करूंगी। सीता ने एक लंबी सांस ली और बोली, बेटी, जब तक मैं अपने जीवन में यह बदलाव देख न लूं, तब तक ये सब बातें मेरे लिए केवल कल्पना जैसी हैं। मुझे तो बस इतना पता है कि तुम तीनों को विदा करना ही मेरी नियति है। शायद तुम्हारी भी वही राह होगी जो मेरी थी। दीपा ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं माँ, मेरी राह अलग होगी। मैं वो परिवर्तन बनूंगी जिसे आप अपनी आंखों से देख सकेंगी। एक दिन आप गर्व से कहेंगी, मेरी बेटी ने कुछ बदल कर दिखाया है। सीता ने अपनी बेटी को हृदय से लगाया और अश्रुपूरित आंखों से कहा, भगवान करे तुम तीनों सच में उस नए युग का हिस्सा बनो। मैं वह दिन देख सकूं जब बेटियां सिर्फ विदा नहीं होती, बल्कि अपने मायके का गौरव बनकर वापस लौटती हैं। पर सच्चाई यही है बेटी, बेटियां आज भी विदा होती हैं और कल भी होती रहेंगी। शायद एक दिन तू भी ब्याह कर चली जाएगी और तब मेरी तरह तू भी अपने माता पिता को देखने के लिए तरसेगी, दूसरों से अनुमति मांगेगी और अपने घर गृहस्थी के दायित्वों में खो जाएगी। दीपा के मन में पहली बार अपने नाना नानी के लिए गहरी करुणा का भाव जागा। उसने माँ के मन की चिंताओं में छिपे हुए उस गहरे दर्द को पहली बार सच में समझा। वह चाहती थी कि वह माँ से कुछ पूछे, पर जब उसने माँ की टूटी हुई भावनाओं को देखा तो उसने अपने आप को रोक लिया। दीपा शांत होकर माँ की हर बात को ध्यान से सुनने लगी। उसे ऐसा लगा मानो शायद गरीबी ही वह कारण है जिसकी वजह से नाना नानी उनसे मिलने नहीं आ पाते, और वैसे भी दादी के तीखे स्वभाव को कौन सहना चाहेगा। दीपा ने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, माँ, अब जमाना बदल रहा है, हर तरफ परिवर्तन की हवा चल रही है। हमारे घर में भी वह हवा जरूर आएगी। आप चिंता मत करो, वह बदलाव हम तीनों बहनें मिलकर लाएंगी। सीता भावुक होकर अपनी बेटी की ओर देखती रही। उसके मन में जैसे कोई नई रोशनी जल उठी। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने मन ही मन अपनी बेटी के इस हौसले को प्रणाम किया। यही बेटी तो उसने जन्म दी थी, पर उसने तो उसे यह सब सिखाया नहीं था। फिर इतनी बुद्धि, ये समझ दीपा को कहां से मिली? दीपा ने फिर बड़े धीरज से कहा, माँ, आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। हम तीनों बहनें आपकी जिंदगी में सफलता का दीप जलाकर दिखाएंगी।
लेकिन आप यूं बार बार आंसू बहाकर अपनी आंखों और दिल दोनों को कमजोर क्यों बना रही हो? अगर आपको कुछ हो गया तो माँ, हम भी टूट जाएंगे। आप हमारी ताकत बनी रहो, कमजोरी नहीं। और फिर अगर आप यूं ही रोती रहीं तो हमारी खुशियों में साझीदार कैसे बनोगी? मन ही मन दीपा ने यह संकल्प ले लिया कि वह कभी भी अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ेगी। वह सदा उनके पास रहेगी, उनकी सेवा और देखभाल करती रहेगी। दीपा और उसकी माँ की इस भावुक घड़ी को देखकर दीपा की दादी ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर तुम माँ बेटी का ये रोना धोना खत्म हो गया हो तो मेरे लिए एक प्याला चाय भी बना दो, दादी ने अपने व्यंग्य से कहा। दीपा ने अपने गुस्से को रोकते हुए कोमलता से कहा, दादी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, आप आराम से यहीं बैठिए। दादी फिर बड़बड़ाने लगी, पता नहीं ये लड़की कैसे अजीब अजीब ख्यालों और सपनों में खोई रहती है, कौन सी नई दुनिया में घूमती रहती है। भगवान ही बचाए इन फिजूल बातों से। सीता अपनी सास की इन कटु बातों को सुनकर शांत बैठी रही, लेकिन अब उसके हृदय में अपनी बेटी के प्रति एक नई आस्था जन्म ले चुकी थी। उसे लगने लगा कि शायद उसकी बेटी सच में कुछ अलग करेगी, कुछ विशेष। दीपा के आत्मविश्वास को देखकर सीता ने भी अपने भीतर एक नई हिम्मत को उठते हुए महसूस किया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दीपा ने जाकर दरवाजा खोला और देखा कि बुआ जी आई हैं। उन्हें देखकर दीपा का मन हर्ष से भर उठा। उसने उन्हें गले लगाया और उनका सामान अंदर ले आई। जैसे ही दीपा ने सबको बताया कि बुआ जी आई हैं, दादी भी खुशी से झूमती हुई बाहर आईं और अपनी बेटी को गले लगाकर भावविभोर हो गईं। नीमा बुआ के आने से तीनों बहनों के चेहरे पर चमक आ गई। उनके 2 बेटे थे और फिर भी उन्हें अपनी भांजियों से विशेष स्नेह था। जब भी वह घर आती तो बेटियों के बीच रहकर उनका मन बहुत प्रसन्न हो जाता। नीमा बुआ का हृदय भी अपनी बहन के यहाँ तीसरी बेटी के आगमन से प्रसन्न था। उनका मन कई बार करता कि वह एक बेटी को गोद ले लें, पर किसी माँ के हृदय को ठेस पहुंचाकर अपना मन बहलाना उन्हें उचित नहीं लगता था। यह विचार उन्हें भीतर से हिला देता था। उन्हें पता था कि अपनी संतान को किसी और को देना कितना कठिन होता है, इसलिए उन्होंने सबसे छोटी बेटी को अपनी ही बेटी के समान अपना लिया था और तीनों बहनों को एक जैसा स्नेह देती थीं। महानगर में रहने के कारण नीमा के सोचने और समझने का ढंग थोड़ा अलग हो गया था। उन्होंने वहां के जीवन से बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने जाना कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। उन्होंने शहरों में बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ते देखा था और उनके मन में अब कोई भेद नहीं रह गया था। वे अब बेटियों को किसी भी दृष्टि से कम नहीं समझती थीं। नीमा बुआ कभी अपनी भतीजियों में कोई भेदभाव नहीं करती थीं। जब भी वे घर में होती, दादी की कठोर आवाज जैसे धीमी पड़ जाती और बुआ सदा तीनों बहनों का पक्ष लेकर उनके लिए ढाल बन जाती थीं। यही कारण था कि तीनों बहनों के हृदय में अपनी बुआ के लिए एक विशेष स्थान था। नीमा बुआ को अपने भतीजियों से भी विशेष स्नेह था। वे उनकी हर छोटी बड़ी इच्छा का ध्यान रखती और आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु उपहार के रूप में ले आती, ताकि न तो भाई भाभी को कोई कष्ट हो और न ही दादी को कुछ कहने का अवसर मिले। दीपा का शांत और संतुलित स्वभाव बुआ के मन को स्पर्श करता था। उसकी सरलता, समझदारी और सौम्यता नीमा बुआ के हृदय को प्रभु की कृपा की तरह लगती थी। नीमा बुआ अपने भाई और माँ के स्वभाव को भली भांति समझती थी। दोनों की प्रवृत्तियां बहुत मिलती जुलती थीं। छोटी छोटी बातों को बढ़ा देना, साधारण बातों में भी भारी प्रतिक्रिया देना, यह कला मानो दोनों को स्वाभाविक रूप से आती थी। भाई का स्वभाव तो कोमल था, लेकिन माँ के सामने वह सदा मौन रहता। पिता के स्वर्गवास के बाद उसने माँ को कभी दुखी नहीं देखना चाहा। वह माँ की हर बात में हाँ में हाँ मिलाता, ताकि उन्हें शांति मिले और वे संतुष्ट रहें। पिता के जाने के बाद भाई ने माँ से अधिक जुड़ाव बना लिया था और यही अति स्नेह शायद माँ को कठोर बना गया था। फिर भी भाई उनके इस स्वभाव का अनुचित लाभ कभी नहीं उठाता था। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, परिस्थितियां भी बदलीं और मनुष्य को भी बदलना पड़ा। नीमा बुआ के मन में दीपा के उज्जवल भविष्य की एक झलक सदा रहती थी। उन्हें दीपा के स्वभाव में एक प्रकाश दिखाई देता था। वे जानती थीं कि यह बालिका एक दिन कुछ ऐसा करेगी जो सबको आश्चर्यचकित कर देगा। ईश्वर ने तीनों बहनों को रूप और गुणों से विभूषित किया था। नीमा को विश्वास था कि दीपा अपनी दिव्य प्रतिभा के साथ अवश्य कुछ विशिष्ट करेगी। दीपा जैसा उसका नाम वैसा ही उसका रूप, उसकी आभा जैसे प्रभु की कृपा हो। उसका गोरा रंग, तीखे नयन और लहराते लंबे काले बाल जैसे माँ दुर्गा की मूर्ति को सजीव बना देते हों।
जिसे भी वह एक बार दिख जाती वह उसकी सुंदरता में जैसे बंध जाता। दूसरी बहन मीना भी किसी रूप की देवी से कम नहीं थी। उसका रंग दूध जैसा उजला और चेहरा सौम्यता से भरा हुआ। उसके चेहरे की सरल मुस्कान और बिना किसी सजावट के उसका सौंदर्य ईश्वर की अनुपम रचना लगता था। जब वह खिलखिलाकर हंसती तो ऐसा लगता जैसे वातावरण में देवी की कृपा बरस रही हो। अनीता, सबसे छोटी बहन, अपनी अलग दिव्यता रखती थी। उसका रंग भी उज्जवल था और नैन नक्श कोमल और सुंदर थे। भले ही वह कदकाठी में थोड़ी छोटी थी, पर उसकी रूप माधुरी इतनी दिव्य थी कि लोग उसे देवी का स्वरूप कहने लगते। जब भी कॉलोनी में दुर्गा पूजा होती, तीनों बहनों को विशेष आमंत्रण दिया जाता। जब वे मां दुर्गा का रूप धारण करती तो लगता जैसे मां दुर्गा स्वयं प्रकट हो गई हो। विशेषकर जब दीपा दुर्गा का अभिनय करती तो वहां उपस्थित सभी लोग उसे नाटक न समझकर साक्षात देवी का अवतरण मानते। उसकी वह छवि इतनी दिव्य हो जाती कि लोग श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते। दादी भी गर्व से कहती, मेरी बहू लक्ष्मी जैसी है, पर मेरी पोतियां उससे भी बढ़कर देवी स्वरूप हैं। माही की अनुपम सुंदरता जो उनकी माता सीता में थी, उन तीनों में और भी प्रकाशमान होकर प्रकट होती थी। पिता की ऊंचाई और तेजस्विता का वरदान भी उन तीनों बहनों को मिला था। जो भी उन्हें देखता यही कहता, इन कन्याओं के लिए तो स्वयं रिश्ते आएंगे, इनका विवाह कोई चिंता की बात नहीं है। इनके पिता को तो किसी के आगे हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीता के मन में भी यह बात कई बार आती। लोग भी यही कहते, ईश्वर क्या लिख रहा है ये कोई नहीं जानता। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। अब तीनों बहनें न केवल पढ़ाई में लगी थीं, बल्कि घर के कामों में भी सहायता करती थीं। दीपा अपनी दोनों बहनों को साथ लेकर स्कूल जाती और साथ में ही लौटती। एक दिन स्कूल में विवाह नाम की सहपाठी ने दीपा से उसकी नोटबुक मांगी। दीपा ने सहजता से पूछा, विवाह, तुमने 20 साल में दाखिला क्यों लिया? विवाह ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा का प्रमोशन हुआ था, साथ ही तबादला भी, इसीलिए हर 2-3 साल में एक नई जगह जाना होता है। इससे नई जगहें देखने को मिलती हैं, पर पुराने दोस्त छूट जाते हैं। दीपा ने हल्की मुस्कान से कहा, पर तुम्हें नए दोस्त भी तो मिलते हैं जैसे मैं। विवाह ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन हर बार नए शहर में फिर से शुरुआत करना आसान नहीं होता। सबसे कठिन काम होता है मम्मी के लिए। हर बार नया घर जमाना, सामान ठीक करना, 1 महीना तो यूं ही चला जाता है। फिर वह बोली, अब हम इसे अपना भाग्य मान चुके हैं और सच कहूं तो अब अच्छा भी लगने लगा है। दीपा ने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन विवाह, क्या तुम्हारे पापा प्रमोशन के लिए मना नहीं कर सकते थे? विवाह हंसते हुए बोली, अरे, अगर प्रमोशन नहीं होगा तो तनख्वाह कैसे बढ़ेगी, और अगर तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? घर के खर्च तो हर महीने बढ़ते ही रहते हैं। ये सुनकर दोनों सहेलियां हंस पड़ी। उसी क्षण विवाह ने दीपा से उसकी नोटबुक ली और मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। दीपा भी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं। विवाह, सच कहूं, कुछ ही दिनों में तुम मेरी बहुत अच्छी सखी बन गई हो। तुम्हारी मदद से ही तो मेरा पूरा पाठ्यक्रम पूरा हो पाया। अगर तुमने मुझे अपने नोट्स न दिए होते तो शायद मैं परीक्षा में पास न हो पाती। दीपा ने गंभीर भाव से कहा, सच्ची मित्रता तो इसी के लिए होती है, एक दूसरे को सहारा देने के लिए। विवाह ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, बिल्कुल दीपा, आज से हमारी मित्रता सदा के लिए अमर हो गई है। जब सच्चा साथी मिल जाए तो जीवन की अनेक कठिनाइयां भी सरल हो जाती हैं। स्कूल से लौटने के बाद दीपा ने पहले माताजी के साथ घर के कामों में हाथ बटाया, फिर अपनी दोनों छोटी बहनों के साथ बैठकर पढ़ाई करने लगी। पढ़ते पढ़ते उसके मन में यह भाव उठने लगा कि काश उसके पिताजी की नौकरी किसी बड़े नगर में होती तो वह भी वहां के वातावरण और शिक्षा का अनुभव ले पाती। इसी बीच उसे पिताजी के लौटने की आहट सुनाई दी। दीपा ने जल्दी से उनके लिए चाय बनाई और दादी व मां को भी चाय दे आई। चाय पीते हुए दीपा ने पिताजी से निवेदन किया, पापा, मेरी सहेली के पापा को हर 3-4 वर्षों में पदोन्नति मिल जाती है, पर आपको क्यों नहीं मिलती? पिताजी कुछ कह पाते, इससे पहले ही दादी ने नाराज स्वर में कहा, क्यों, तुम्हारा यहां मन नहीं लगता क्या? दीपा चुप हो गई और अपने काम में लग गई। उसे झांक था कि यदि उसने कुछ और कहा तो दादी क्रोधित हो जाएंगी और कहना सुनना और बढ़ जाएगा। दादी तो मानो अब आरंभ हो ही गई। तुम्हें क्या लगता है किराए के घर में रहना आसान होता है क्या? वहां कितनी कठिनाइयां होती हैं, ये तुम जानती नहीं हो। हर महीने किराया देना पड़ता है, बिजली पानी का खर्च अलग। दीपा अब भी शांत रही। अब उसे धीरे धीरे यह समझ में आने लगा था कि शायद पिताजी को पदोन्नति का अवसर मिलता होगा, परंतु दादी साथ जाने को तैयार नहीं होती, क्योंकि हर बार स्थानांतरण का अर्थ होता एक नए नगर में जाना। और दादी को तो सदा यही लगता
कि छोटे नगर का वातावरण बच्चों के अच्छे संस्कार के लिए उत्तम होता है। यहाँ तो उनका अपना घर है, आंगन है, जहाँ पीढ़ियां पली बढ़ी। यही वह स्थान है जहाँ केवल बच्चे नहीं बल्कि उनके पूर्वजों की आत्माएं भी शांति अनुभव करती हैं। उधर सीता रसोई में रात्रि के भोजन की तैयारी में व्यस्त थीं। दीपा ने अपनी पुस्तकें और कॉपियां जल्दी से समेटी और माँ से कहा, माँ, आज रोटियां मैं बनाऊंगी, आप कुछ देर विश्राम कीजिए, मेरा काम पूरा हो चुका है और अनीता और मीना का होमवर्क भी मैंने करवा दिया है, अब उन्हें भी मैं ही भोजन खिला दूंगी। सीता का मन बेटी के इस मधुर व्यवहार से भर आया। उसने स्नेह से दीपा के सिर पर हाथ फेरा और रसोई से बाहर आ गई। जैसे ही वह बैठी, सासू माँ की आवाज आई, अरे बहू, आज खाना नहीं बनाना क्या, जो इतनी फुर्सत में बैठी हो? सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, सब्जी पहले ही बना चुकी हूँ। दीपा ने आज रोटी बनाने की जिद की थी तो मैंने उसे बना लेने दिया। सासू माँ हंसते हुए बोली, अरे भली बात है, आज दीपा के हाथ की रोटियां खाकर देखेंगे, सीख लेगी तो ससुराल में काम आएगा। दीपा कुछ कहना चाहती थी पर माँ के इशारे पर चुप हो गई। जीवन में मनुष्य न जाने कितनी बातें भविष्य के लिए संजो कर रखता है, परंतु भाग्य अपने हिसाब से कोई और कथा बुनता है जिसकी भनक तक हमें नहीं होती। समय कब करवट बदल ले ये कोई नहीं जानता। संध्या का समय था। दादी अपनी पूजा में लीन थी। अनीता चुपचाप आकर पास बैठ गई और मधुर स्वर में दादी के साथ आरती गाने लगी। बांके बिहारी जी की आरती से दादी का मन प्रसन्न हो उठा। अनीता इतनी श्रद्धा से गा रही थी कि हर कोई उसकी आवाज में जैसे भक्ति में डूब गया। आरती के बाद सीता ने दादी को चाय दी क्योंकि यह उनका रोज का नियम था। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। सीता ने फोन उठाया। दूसरी ओर ताई जी थीं। उन्होंने आनंद पूर्वक बताया कि उनके बड़े बेटे विराज का रिश्ता तय हो गया है। ये सुनकर सीता ने बधाई दी और फोन दादी को थमा दिया। दादी तो यह समाचार सुनकर प्रसन्नता से भर उठी। फोन रखकर दादी बोली, विराज का विवाह तय हो गया है, हमें विवाह में शामिल होना ही होगा। परिवार में यह समाचार सुनकर सब खुश हो गए क्योंकि ताई जी और ताऊ जी बच्चों पर बहुत स्नेह लुटाते थे और विराज व उसके भाई अपनी बहनों से अत्यधिक प्रेम करते थे। इस सौहार्दपूर्ण वातावरण का श्रेय सीता और उसकी जेठानी को जाता था, जिन्होंने कभी बच्चों के बीच मनमुटाव न होने दिया। विराज के बड़े भाई ने इंजीनियरिंग पूरी कर एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्य प्राप्त किया था और छोटा भाई पढ़ाई के साथ साथ सीए की परीक्षा भी पास कर चुका था। दोनों भाई पढ़ाई में होशियार और स्वभाव में विनम्र थे। दीपा का उनसे आत्मीय संबंध था। वे सदा दीपा की पढ़ाई में सहायता करते। अब घर में विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी थीं। दीपा के मन में असमंजस था, परीक्षा की तैयारी करें या विवाह की। स्कूल से लौटकर जब वह घर पहुंची तो उसे हलचल सी महसूस हुई। उसने देखा कि ताई जी और ताऊ जी आए हैं। दीपा ने नम्रता से उन्हें नमस्ते की और कमरे में जाकर कपड़े बदलकर बाहर आ गई। माँ ने बताया कि वे विवाह का निमंत्रण देने आए हैं और दादी को साथ ले जाएंगे। ताई जी ने दीपा से कहा, बेटा, हम तुम्हारी दादी को लेने आए हैं। दीपा उनके पास बैठ गई। ताई जी हंसते हुए बोली, दीपा, तुम्हारे भाई की शादी है, अच्छे अच्छे कपड़े सिलवा लेना, पैसे मैं दूंगी। दादी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, एक सुंदर सा लहंगा और बढ़िया सी साड़ी बनवा लेना। दीपा ने दादी को हैरानी से देखा। जो दादी हमेशा सजने संवरने पर टोकती थीं, आज स्वयं सजने की बात कह रही थीं। अनीता और मीना तो जैसे खुशी से फूली नहीं समा रही थीं। उन्हें तो सजने संवरने का विशेष शौक था। दोनों संगीत और गीत की प्रेमी थीं। अब भाई की शादी का आनंद और भी बढ़ने वाला था। तभी दादी ने सीता से कहा, बहू, मेरा सामान बांध दे, मुझे विवाह में जाना ही है, पर ध्यान रहे मेरे पीछे घर संभाल लेना और बेटियों को जरूरत से ज्यादा छूट मत देना। सीता ने आदर पूर्वक कहा, माँ जी, आप निश्चिंत रहें, मैं घर और बच्चियों का ध्यान रखूंगी। मीना और अनीता ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। मीना बोली, दीदी, मैंने तो गाने भी चुन लिए हैं, आप कौन से गाने पर नाचोगी? अनीता हंसते हुए बोली, बस यही एक बात है जो दीपा दीदी को नहीं आती, वरना बाकी हर काम में तो नंबर 1 है। मीना जोश में बोली, कोई बात नहीं दीदी, मैं आपको नाच सिखा दूंगी, आखिर यह हमारे सबसे प्यारे भाई की शादी है, इतना तो बनता है। दीपा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मीना, तुम सही कह रही हो, अपने प्यारे भाई के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। चलो आज से ही अभ्यास शुरू करते हैं। मीना ने हंसते हुए चुटकी ली, दीदी, एक गाने पर ऐसा नृत्य सिखाऊंगी कि सब लोग बस देखते ही रह जाएंगे। दीपा ने हर्ष से कहा, ठीक है मीना, चलो आरंभ करते हैं। फिर तीनों बहनों ने हर संध्या नृत्य का अभ्यास आरंभ कर दिया। एक दिन जब सीता ने भी एक भजन पर नृत्य करके दिखाया
तो सब बेटियां आश्चर्य से देखती रह गईं। दीपा ने चकित होकर कहा, अरे हमें तो यह पता ही नहीं था कि माँ इतना सुंदर नृत्य कर सकती हैं। आज पहली बार बच्चों के साथ उनके पिताजी विशाल ने भी सीता के इस अनोखे रूप को देखा। सीता को इतने आनंद में हंसते देख विशाल भी चमत्कृत रह गया, क्योंकि उन्होंने उसे इतने प्रसन्न चित्त पहले कभी नहीं देखा था। दीपा ने तुरंत आग्रह किया, माँ आपको भी विवाह में एक प्रस्तुति देनी चाहिए। सीता हंसकर बोली, अरे बेटा, मैंने तो आज तक जेठ जी के सामने सिर से पल्लू तक नहीं हटाया और तुम कह रही हो कि मैं नृत्य करूं। फिर भी विशाल ने प्रेम से सीता का हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चों, मुझे भी नृत्य बहुत प्रिय है। अगर तुम मुझे सिखा दो तो मैं और तुम्हारी माँ एक सुंदर प्रस्तुति देंगे। सीता ने वर्षों बाद विशाल की आंखों में अपने लिए वही पुराना स्नेह देखा। उस क्षण उसके अंतर्मन में वह पुराना प्रेम फिर से जाग उठा। अब हर संध्या जब नृत्य अभ्यास होता तो परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को समझने लगे थे। दीपा ने पहली बार अपने माता पिता को खुलकर एक दूसरे से संवाद करते देखा, वरना दादी के सामने तो दोनों सदा दूरी बनाए रखते थे। तीसरी बेटी के जन्म के बाद सीता और विशाल के बीच जो भावनात्मक दूरी आ गई थी, वह अब धीरे धीरे मिटने लगी थी। नृत्य अभ्यास मानो उस मौन खाई को भरने का माध्यम बन गया था। अब सीता रोज शाम को नाश्ता तैयार करके रख देती और फिर सब मिलकर अभ्यास करते, हंसते, बातें करते। घर में आनंद की धारा बहने लगी थी। मीना और अनीता भी मन ही मन प्रसन्न थीं कि दादी शायद कुछ दिन और ताऊ जी के पास ही रुकें। घर के हर कोने में अब जैसे चहक लौट आई थी। माँ पापा का प्रेम, उनकी मुस्कान, एक दूसरे के प्रति अपनापन अब गहराई से महसूस होने लगा था। दादी के जाते ही पिताजी का वास्तविक रूप सबके सामने आया, अपनी पत्नी और बेटियों के लिए स्नेह से भरा हुआ। उनका हर दिन अब बेटियों से आरंभ होता। चलो रानी बेटियों, आज क्या नया सिखाओगी? बेटियां भी अब पिताजी से सहज होकर बातें करती थीं। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। अनीता और मानवी बिना संकोच के अपने मन की बातें कह देती। अब उन्हें भी अपने घर में वही अपनापन और आत्मीयता दिखने लगी थी जैसा वे अपनी सहेलियों के घरों में महसूस करती थीं। 3 बेटियां होना अब किसी के लिए बोझ नहीं था। सीता के चेहरे की मुस्कान ने पूरे घर की उदासी को पिघलाकर हर दिशा में शुभता फैला दी थी। सच ही कहा गया है, जब घर की लक्ष्मी मुस्कुराती है तो घर में सुख और शांति का वास हो जाता है। मीना और अनीता गर्व से भरी थीं कि उन्होंने सबको सुंदर नृत्य सिखा दिया और अब उन्हें विश्वास था कि भाई की शादी बहुत ही आनंदमय होगी। दीपा भी अब पूरी तैयारी में जुटी थी कि भाई का विवाह एक अविस्मरणीय अवसर बने। उसे भी लगने लगा था कि विवाह सच में घर को उत्साह और प्रेम से भर देते हैं। रविवार का दिन था। दादी घर पर नहीं थीं तो सभी देर तक सो रहे थे। सिर्फ दीपा ही थी जो भोर में उठकर पढ़ाई कर रही थी। अचानक फोन की घंटी बजी और सबकी नींद हल्की हो गई। सबसे पहले सीता बाहर आई, लेकिन फोन दीपा ने उठाया। दूसरी ओर दादी थीं। उन्होंने स्नेह से कहा, हेलो, कैसे हो तुम सब? दीपा ने आदर से कहा, नमस्ते दादी जी, हम सब ठीक हैं। वहां भाई की शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? दादी हंसते हुए बोली, अरे आज से यहाँ महिला संगीत की धूम है, तुम सब भी यहीं आ जाओ। अपने परिधान भी अच्छे से तैयार कर लेना, बड़ी बहू की शादी है, बड़ी शान से हो रही है। फिर दादी ने पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? सीता ने आदर से फोन लिया और बोली, प्रणाम माँ जी। दादी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो बहू, अब विवाह में बस कुछ ही दिन बचे हैं। मैं विराज को भेज रही हूँ, तुम सब उसके साथ कार में आ जाना। सीता ने कहा, ठीक है माँ जी, हम लोग तैयारी करते हैं। फोन रखने के बाद सीता ने घर के सब लोगों को उठाया और खुद रसोई में जाकर विशाल के लिए चाय बनाने लगी। बहुत दिनों बाद सीता ने इतनी आत्मीयता से विशाल को जगाया। विशाल ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, अरे सुबह हो गई क्या? सीता ने प्रेम से कहा, हाँ, अब उठ जाओ, माँ जी का फोन आया है, उन्होंने हम सबको बुलाया है। विशाल ने सीता का हाथ पकड़ते हुए कहा, शाम को तो जाना ही है, अभी यहीं बैठो और इस चाय का आनंद लो। सीता मुस्कुराकर बैठ गई और धीरे धीरे चाय पीने लगी। यह प्रेम का एहसास उनके बीच गहराता जा रहा था। उनके बीच की वर्षों पुरानी खामोशी जैसे समाप्त हो चुकी थी। दोनों के बीच फिर वही प्रेम की मधुरता लौट आई थी। सीता की हंसी और उसकी चमकती आंखें विशाल को अपनी ओर खींच रही थीं। विशाल ने उसका कप अपने हाथ में लिया और चाय पीते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, आज की चाय तो कुछ ज्यादा ही मीठी लग रही है। उसी समय अनीता कमरे में आई और बोली, पापा, मेरी ड्रेस तो अभी भी बुटीक पर है, मैं शादी में क्या पहनूंगी? विशाल ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाकर स्नेहपूर्वक दिलासा दी और बोला, मेरी रानी बेटी की ड्रेस आज ही लेकर आऊंगा, चिंता मत करो।
अनीता भावुक होकर पापा के गले लग गई और बोली, थैंक यू पापा। यह दृश्य देखकर सीता के मुख पर संतोष की एक मधुर छाया उभर आई। मन में यही भाव था कि चलो कुछ पल के लिए ही सही, पर बच्चों को अपने पिता का प्रेम तो मिल रहा है। सीता ने फिर तेजी से घर के काम निपटाए और जेठानी के घर जाने की तैयारी में लग गई। अनीता और मीना ने अपने वस्त्र और आभूषण पहले से ही सुव्यवस्थित रखे थे। दोनों ने पहले ही यह सोच रखा था कि किस दिन कौन सा वस्त्र पहनना है और कैसे सजना संवरना है। दीपा, जो बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में लगी थी, उसने भी मां की मदद से अपने कपड़े और मैचिंग गहने तैयार कर लिए थे। तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज आई। देखा तो विराज भैया गाड़ी पार्क कर रहे थे। विशाल ने सभी सामान एक बार और अच्छे से देखा और सुनिश्चित किया कि सब कुछ ठीक तरह से रखा गया हो। फिर विराज घर में आए। दीपा ने अपने भाई को गले लगाकर स्नेहपूर्वक बधाई दी। विराज मुस्कुराकर बोले, धन्यवाद मेरी प्यारी बहन, अब जल्दी चलो, तुम्हारे बिना वहां कोई रौनक ही नहीं है। तुम्हारे आने के बाद ही शादी का असली आनंद आएगा। नीमा बुआ भी पहुंचने वाली हैं। रस्में तो दादी संभाल रही हैं, पर गीत संगीत का सारा मजा तो तुम सबके साथ ही आएगा। मीना ने उल्लास में कहा, भैया आप निश्चिंत रहिए, मैंने और अनीता ने सबकी प्रस्तुतियां भी तैयार करवा दी हैं। विराज ने हर्ष से मीना को गले लगाया और कहा, बहुत बढ़िया, अब तो विवाह का आनंद और भी दोगुना हो जाएगा। फिर उन्होंने विशाल से कहा, चाचा जी ज्यादा सामान की चिंता मत कीजिए, रास्ते में जो जरूरत होगी हम ले लेंगे। सब लोग कार में बैठ गए। उनके चेहरों पर विवाह की रौनक और उमंग झलक रही थी। घर पहुंचने पर विराज और उसके छोटे भाई ने सारा सामान उतार कर एक कमरे में सजा दिया। हंसते हुए विराज बोले, यह कमरा तुम्हारे लिए ही तैयार किया गया है। माँ और बुआ के साथ तुम सब यहीं रहना। कमरे की सुंदरता और भव्यता देखकर तीनों बहनों के चेहरे खिल उठे। अभिराज ने दीपा से कहा, दीदी देखो, इसमें कितना बड़ा आईना है, सजने संवरने में आसानी होगी। ताई जी का विशाल और सुसज्जित घर अपनी दिव्य सजावट के साथ मन मोह रहा था। यह अलग कमरा तीनों बहनों के लिए विशेष आनंद का कारण बन गया। तभी ताई जी आईं और बोली, अरे ये कमरा तो मामा मामी के लिए रखा था, तुम लोग दूसरे कमरे में रह सकते थे। विराज मुस्कुराकर बोले, माँ और बुआ यहीं ठहरेंगी, इसलिए मैंने यही कमरा तय किया है। ये बड़ा है, 2 परिवार आराम से रह सकते हैं। मामा मामी अकेले आ रहे हैं, उनके लिए छोटा कमरा पर्याप्त रहेगा। यह सुनकर ताई जी शांत हो गईं, क्योंकि वे जानती थीं कि अगर प्यारी ननद को पूरा आदर न मिला तो सासू मां नाराज हो सकती हैं। शाम होते होते दोनों भाइयों ने छत पर सुंदर सजावट और डीजे का प्रबंध कर दिया। वहां बैठने और भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई थी। अतिथियों का आगमन आरंभ हुआ और घर में रौनक फैलने लगी। घर की स्त्रियां श्रृंगार में लीन थीं। नीमा बुआ ने पहले ही अपनी भतीजी दीपा को तैयार करने में सहायता की थी, क्योंकि उसे साज सज्जा का अधिक ज्ञान नहीं था, पर अनीता और मीना तो इस कला में निपुण थीं। दोनों बहनें दीपा को बड़ी श्रद्धा से सजा रही थीं। जैसे ही बुआ और तीनों भतीजियां सज धज कर छत पर पहुंची, उनकी सुंदरता ने सबका मन मोह लिया। वे सजीव राजकुमारियों की भांति लग रही थीं। विशेषकर दीपा, जो सदा सादगी में रहती थी, आज एक नई दिव्यता में दिखाई दे रही थी। उसकी सादगी में भी अद्भुत आकर्षण था। राज भैया को अनीता ने पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी दे दी थी। सभी प्रस्तुतियों और नामों की सूची बना दी गई थी, ताकि कोई कमी न रह जाए। पहली प्रस्तुति में मीना और अनीता ने जब मंच संभाला तो सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गईं। दादी के प्रिय लोकगीत पर उनका नृत्य देखकर सभी अभिभूत हो गए। ताई जी और दादी दोनों ही उन्हें देखकर इतने प्रसन्न हुए कि हर्ष में दोनों पर रुपए बरसाने लगीं। सभी कहने लगे, देखो बेटियों ने आते ही घर को उजास से भर दिया। ऐसा पारंपरिक नृत्य फिल्मों में भले ही देखा हो, पर परिवार में इस रूप में देखना दुर्लभ था। अब दीपा की बारी थी। जैसे ही वह मंच पर आई और गीत होठों पे ऐसी बात की धुन बजने लगी, वह आत्मविश्वास के साथ नृत्य में मग्न हो गई। दीपा कढ़ाईदार लहंगा चोली और सुंदर दुपट्टे में अत्यंत सुंदर लग रही थी। उसकी नृत्य कला ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दादी और ताई जी यह रूप देखकर चमत्कृत रह गईं। जो दीपा पढ़ाई में डूबी रहती थी, उसमें यह सौंदर्य और कला भी थी। यह उन्हें आज पहली बार अनुभव हुआ। दोनों की आंखों में गर्व और स्नेह की चमक थी। ताई जी मन ही मन सोचने लगीं, वास्तव में बेटियां ही तो घर की रौनक होती हैं। बहनों और बुआओं के बिना कोई उत्सव पूर्ण नहीं होता। ताऊ जी ने दीपा की उस अनुपम प्रस्तुति पर स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और नेत्रों की नजर उतारते हुए उस पर रुपये वार दिए। संध्या अब पूर्णतः रंगीन और भक्तिमय हो चली थी।
कोई भोजन की ओर देख भी नहीं रहा था। सभी प्रभु कृपा जैसे इस मधुर उत्सव का आनंद ले रहे थे। नीमा बुआ ने अनीता और मानवी के संग जब एक सुंदर भजन पर नृत्य प्रस्तुत किया तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवलोक की देवियाओं पृथ्वी पर उतर आई हों। उसी बीच अधिराज ने मंच से सीता चाची और चाचा विशाल को सादर आमंत्रित किया। उन्हें इस नए रूप में देखकर ताऊ जी और दादी चकित रह गए। दोनों ऐसे सजे धजे जैसे कोई पावन महोत्सव के पात्र हो। ताऊ जी उठकर जाने को हुए तो किसी ने उनका हाथ थाम लिया। मुड़कर देखा तो ताई जी थी। उन्होंने धीरे से संकेत करते हुए कहा, बैठिए जी। सीता हमसे उम्र में छोटी है, वो केवल देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन जैसी है। हमें भी समय के साथ अपने भावों को बदलना होगा। यदि हम ही परिवर्तन को स्वीकारेंगे तो वह भी निसंकोच होकर अपने सुख दुख हमारे साथ बांट सकेगी। ताई जी के शब्दों में करुणा थी। वो भी तो इस परिवार की बहू है। जब आपके छोटे भाई को आप छोटे भाई जैसा मानते हैं तो क्या सीता को बेटी या बहन जैसी दृष्टि से नहीं देख सकते? आखिर वह भी तो अपने भाई जैसी छाया आप में देखती होगी, क्योंकि उसका अपना कोई भाई नहीं है। ताऊ जी शांत हो गए थे, किंतु यह पहली बार था जब उनकी धर्मपत्नी ने इतनी सरलता से इतनी गंभीर बात कही थी। तभी मंच पर सीता और विशाल आए। उन्होंने सबको हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ताऊ जी तुरंत उठे, दोनों के सिर पर हाथ रखा और बोले, प्यारे बच्चों, पूरे मन से प्रस्तुति देना, मैं भी देख रहा हूं। दोनों ने उनके चरण छुए और फिर अपने प्रिय गीत जय जय शिव शंकर पर नृत्य प्रारंभ किया। शिव पार्वती के इस मधुर गीत पर उन्होंने ऐसी भावनात्मक और भक्ति भाव से भरी प्रस्तुति दी कि पूरा मंडप तालियों की गूंज से गमक उठा। उनके हर भाव में एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम और आत्मीयता की छाया थी। इसके पश्चात ताऊ जी स्वयं भी मंच पर आए और ताई जी संग ओ मेरी महबूबा के स्नेहिल गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया। यह दृश्य देखकर अनीता और मीना तो आनंद से भर गईं। उन्होंने पूरे परिवार को नृत्य में सम्मिलित कर लिया। अब घर का हर सदस्य नाच रहा था, हंसी, उल्लास और प्रेम से ओत-प्रोत होकर। दादी भी यह दृश्य देखकर स्वयं को रोक न सकीं। उन्होंने अपने पल्लू को संभाला और श्रद्धा के साथ नृत्य में भाग लिया। यह दृश्य देखने लायक था, जैसे कोई उत्सव नहीं, एक प्रेम और भक्ति से भरा पारिवारिक तीर्थ बन गया हो। अतिथि भी आनंदित होकर झूम उठे। इस विवाह को स्मरणीय बनाने के लिए भाई बहनों ने जो मेहनत की थी, उसका प्रकाश हर मुस्कुराहट में दिख रहा था। समय मानो पंख लगाकर उड़ चला। सप्ताह कब बीत गया, किसी को झांत न हुआ। अंततः सुंदर दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ। विराज अपने जीवन साथी संग अत्यंत प्रसन्न थे। परिवार में नववधू के आगमन से जैसे प्रभु का नया आशीर्वाद उतर आया हो। एक एक कर अतिथि विदा होने लगे। नीमा बुआ ने भी विदा की तैयारी की। बुआ ने अपने भतीजियों को गले से लगाकर विदाई दी। ताई जी ने अपनी प्यारी ननद और भतीजियों को आशीर्वाद और उपहार देकर विदा किया। अब उनके हृदय में भतीजियों के लिए और भी गहरा स्नेह जन्म ले चुका था। इस एक सप्ताह में घर परिवार के दिलों में जो प्रेम और समझ का बीज अंकुरित हुआ, वह अब स्थायी हो चुका था। विराज और उनकी पत्नी हनीमून की तैयारियों में व्यस्त हो गए। घर के बाकी सदस्य भी अपने अपने कार्यों की ओर लौटने लगे। सीता और विशाल ने भी ताई जी से विदाई की अनुमति ली। ताई जी ने देवर देवरानी और बच्चों को उपहार देकर विदा किया। उन्होंने सीता से कहा, बहू, माँ जी को कुछ दिन और यहीं रख रही हूँ। नई बहू है, कई रस्में निभानी हैं, जिसमें एक बुजुर्ग का साथ आवश्यक होता है। मुझे इन रीति रिवाजों की गहराई नहीं आती, तू तो जानती ही है। सीता ने शांत भाव से कहा, दीदी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। माँ जी को जब तक चाहें अपने पास रखें। जब कार्य समाप्त हो जाए तो उन्हें हमारे पास भेज दीजिएगा। सीता की जेठानी एक समझदार और संवेदनशील स्त्री थी। उन्होंने महसूस किया कि माँ जी के थोड़े दिन वहीं रहने से सीता को खुलकर सांस लेने और जीवन को अपने भावों के साथ जीने का अवसर मिलेगा, क्योंकि सासू माँ का स्वभाव ऐसा था कि उनके सामने सीता अपनी इच्छाओं को हमेशा भीतर दबा देती थी। उन्होंने सोचा, सीता का सुखी रहना और उसकी बेटियों का आत्मनिर्भर बनना अति आवश्यक है। भले ही माँ जी का स्वभाव न बदले, पर यह बदलाव अब जरूरी था। जब उन्होंने सीता के मुख पर फिर से वही मुस्कान देखी जो वर्षों पहले थी, तो उनका अंतर्मन संतोष से भर उठा। वे जानती थीं कि उनकी तीनों भतीजियां अत्यंत सुशील और समझदार हैं। उन पर विश्वास था कि ये बेटियां कभी कोई गलत राह नहीं लेंगी। ताई जी ने माँ जी से बड़ी सहजता और स्नेह के साथ निवेदन किया, माँ जी, इस समय आपको अपने बड़े बेटे के पास रहना आवश्यक है, क्योंकि घर में अब नई बहू आई है। उसे बुजुर्गों के साये और मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है।
माँ जी ने पहले तो वापस लौटने की इच्छा जताई, लेकिन ताई जी के ममत्व भरे शब्दों ने उनका मन मोह लिया। बड़े बेटे ने भी विनम्रता से माँ की सहमति में सिर हिलाया, जिससे माँ जी के हृदय को संतोष और सुख मिला। विदाई से पहले माँ जी ने अपनी तीनों पोतियों को हृदय से गले लगाया। मन ही मन उन बेटियों ने ताई जी को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उनकी मुस्कान के पीछे छिपी उनकी सच्ची खुशी को पहचान लिया था। ताई जी ने जब अपनी बहन सी देवरानी सीता के मुख पर सुकून की झलक देखी तो उन्होंने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे देवर का यह स्नेहमय रूप यूं ही बना रहे। एक समझदार और भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति न केवल परिवार को सहारा देता है, बल्कि उन्हें उन्नति की दिशा में भी आगे बढ़ाता है। उसी समय अभिराज चाचा चाची को विदा करने आया। दीपा ने अपने भाई की मदद करते हुए सामान उठाया। दोनों बैठकर विवाह की भव्यता और आनंद की चर्चा करने लगे। दीपा ने कहा, सचमुच इस विवाह में बहुत आनंद आया, और भैया आपका डांस देखकर तो मन प्रसन्न हो गया। कविराज मुस्कुराए। दीपा ने आगे कहा, अब उत्सव पूर्ण हुआ, अब तो पूरा ध्यान पढ़ाई पर देना है। मेरी बोर्ड की परीक्षा 1 सप्ताह बाद है, अब कोचिंग जाना भी आवश्यक है। राज ने सहजता से कहा, आज तो विश्राम कर लो, कल से आरंभ करना। दीपा ने गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं भैया, अब मुझे पूरे मन से लग जाना चाहिए। आप तैयार रहिए, मुझे कोचिंग छोड़ने चलिएगा। नेपा ने अपनी छोटी बहनों को भी समझाया कि अब उन्हें भी ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी है, जिससे सबके अंक उत्तम आए। दीपा ने अपना बैग उठाया, मम्मी को बताया और भाई के साथ कोचिंग सेंटर के लिए निकल गई। उधर मीना मुस्कुराकर बोली, मम्मी आज तो आराम करूंगी, कल से खूब पढ़ाई करूंगी। सीता ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेटा, थोड़ा विश्राम कर लो, मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। थोड़े समय बाद सीता ने पहली बार यह महसूस किया कि अब वह अपनी इच्छा से विश्राम कर सकती है। पहले सासू माँ के सामने उसे हर काम तुरंत करना पड़ता था, फिर कहीं जाकर कुछ पल का विश्राम मिलता था। आज वह पहली बार स्वतंत्रता का अनुभव कर रही थी। उसी क्षण विशाल स्वयं चाय और पोहा बनाकर सीता के लिए ले आया। उसे यह भली भांति पता था कि सीता थकी हुई है। उसने अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के लिए स्नेह से नाश्ता तैयार किया। मीना और अनीता तुरंत पापा के पास आ गईं और सबने मिलकर हर्षपूर्वक नाश्ता किया। सीता का हृदय प्रसन्नता से भर उठा। वह सोचने लगी, विशाल कितना ध्यान रखते हैं, बच्चों के साथ रहते हुए उनमें कितना सुंदर परिवर्तन आ गया है। उधर दीपा के कोचिंग सेंटर में रिवीजन लगभग पूर्ण हो चुका था। उसकी सहेली ने भरोसा दिलाया कि अगले कुछ दिनों में पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। सहेली ने उत्साह से पूछा, शादी में जाकर कैसा लगा? दीपा ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को एक अजीब सी ताजगी मिली। सच में विवाह का वातावरण बहुत पावन और आनंदमय होता है। कुछ ही दिनों में तीनों बहनों की परीक्षाएं आरंभ हो गईं। दीपा ने पूरी श्रद्धा और समर्पण से पढ़ाई में मन लगाया। अनीता और मीना भी बिना थके पूरी लगन से जुटी रहीं। सीता ने उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा। भोजन, विश्राम और अध्ययन सबका समय निर्धारित किया और सब कुछ प्रेम पूर्वक संभाला। विशाल भी बच्चों की पढ़ाई में उनका साथ दे रहे थे। एक पिता का यह रूप समय के साथ और भी भावनात्मक बन जाता है। वह स्वयं को बच्चों के और भी निकट पाता है। एक दिन अभिराज दीपा से मिलने आया। उसने सोचा, दीपा के लिए कुछ सहारा बनूं। उसने दीपा को कुछ नोट्स थमाए और कहा, यह शायद तुम्हारे काम आ जाए। दीपा ने ज्यों ही नोट्स देखे, वह प्रसन्न होकर बोली, भैया ये तो मेरे लिए बहुत उपयोगी है। फिर अभिराज ने चाबी निकालकर दीपा को दी और बोला, ये तुम्हारे लिए एक उपहार है। दीपा चौंक कर बोली, भैया ये तो आपकी एक्टिवा की चाबी है, फिर आप कैसे चलाओगे? अभिराज ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। विराज भैया ने कार ले ली है और मुझे उनकी बाइक मिल गई है। अब यह एक्टिवा मेरी छोटी बहन के काम आएगी। दीपा अपने भाई से लिपट गई और भावुक होकर बोली, थैंक यू भैया। उसी समय अनीता ने चाबी लेकर एक्टिवा बाहर निकाल ली और चालू कर दी। मीना भी पीछे बैठ गई और दोनों बहनों ने प्रसन्नता से एक्टिवा चलानी शुरू कर दी। दीपा ने हंसते हुए पूछा, तुम दोनों को तो स्कूटी चलानी आती है? दोनों ने हंसकर कहा, हाँ दीदी, भैया ने हमें पहले ही सिखा दिया था। सीता और विशाल ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सीता ने विशाल से कहा, सच्चा भाई बहन सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बनता, बल्कि प्रेम और अपनत्व से बनता है। प्रभु करे इनके बीच यह स्नेह सदा बना रहे। उसी समय अनीता और मीना लौट कर आईं और बोली, अब दीदी आपकी बारी है। लेकिन दीपा चुपचाप खड़ी रह गई। उसे स्कूटी चलानी नहीं आती थी। उसने अपने समय को पढ़ाई में इतना लगाव दिया था कि इन छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। अभिराज ने उसकी झिझक को समझ लिया और मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं दीपा, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ये कोई कठिन कार्य नहीं है, बस 2-4 दिन में आ जाएगा। मीना और अनीता हंसते हुए बोली, तब तक हम दोनों ही स्कूटी चलाएंगे।
कुछ दिनों के भीतर दीपा ने स्कूटी चलाना सीख लिया। उसकी बहनों ने उसका बहुत साथ दिया, पीछे पीछे दौड़ती रहीं, उसे उत्साह देती रहीं और अंततः एक दिन दीपा ने अकेले स्कूटी चलाकर सबको दिखाया। पूरा परिवार उसे देखकर बहुत खुश हुआ। अब दीपा के लिए आना जाना सरल हो गया था। कई लोग शौक के लिए सीखते हैं, पर कभी कभी यह सीखना जीवन को नया मोड़ दे जाता है। ऐसा ही एक परिवर्तन अब सीता के जीवन में आने वाला था। वक्त कब किसको क्या वरदान दे दे, यह प्रभु ही जाने। बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं और आज सब विश्राम के भाव में थे। मीना ने कहा, चलो दीदी, बाजार से ऑर्डर लेकर आते हैं ताकि शाम तक सब तैयार कर दें। दीदी के आने से पहले सब कुछ सजाएंगे। इस बार उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। ये सुनकर सीता मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, इस बार का केक मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। अगर मेरे हाथ का बना प्रसाद रूपी केक खाओगे तो फिर बाहर वाला कभी अच्छा नहीं लगेगा। बच्चों को थोड़ी हैरानी हुई। अनीता ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, लेकिन मम्मी, आपने तो आज तक कभी केक बनाया ही नहीं, फिर आज कैसे बनाएंगी? सीता ने मधुरता से उत्तर दिया, तुम लोगों को नहीं पता, मैंने पहले गृह विज्ञान में डिग्री ली थी और साथ ही फूड एंड बेकरी में भी प्रशिक्षण लिया है। दीपा ने हंसते हुए कहा, मम्मी, आपके पास कोई प्रमाण पत्र भी है क्या? सीता ने गर्व के साथ उत्तर दिया, हमारी तो कक्षा में प्रथम स्थान था। दीपा के मन में एक योजना बनने लगी, पर उसने चुप रहना ही उचित समझा। वह मुस्कुराकर बोली, ठीक है मम्मी, इस बार का केक घर पर ही बनेगा, जैसा भी बनेगा। मीना ने हंसते हुए पूछा, मम्मी, क्या आपके पास केक बनाने के सारे बर्तन हैं? सीता ने उत्साह से कहा, हाँ बेटिया, हमारे पास सब कुछ है, बिस्किट से लेकर बेकिंग के बर्तन तक। ये सब तुम्हारी नानी माँ ने विशेष रूप से मंगवाए थे। सीता ने अपनी माँ को श्रद्धा से याद किया और उस ओवन को देखा जो माँ ने विवाह के समय उपहार में दिया था, लेकिन ससुराल में आने के बाद कभी उसका उपयोग नहीं कर सकी। मीना ने थोड़ा आशंकित होकर कहा, मम्मी, अगर केक अच्छा नहीं बना तो दीदी को अच्छा नहीं लगेगा। सीता ने आत्मविश्वास से कहा, तुम देखना, मैं बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर केक बनाऊंगी। दीपा और मीना ने मम्मी का उत्साह बढ़ाया और उनकी सहायता करने का वादा किया। दोनों बाजार से आवश्यक सामग्री लेकर आईं और सीता ने श्रद्धा से केक बनाकर फ्रिज में रख दिया। शाम को जब अनीता घर आई तो उसके साथ विराज भैया और उनकी पत्नी भी आए। अनीता यह देखकर बहुत खुश हुई। घर सुंदर ढंग से सजाया गया था और चारों ओर उत्साह का वातावरण था। थोड़ी ही देर में अनीता तैयार होकर बाहर आई और सजावट देखकर उसका मन आनंद से भर गया। सीमा ने फ्रिज से केक निकाला। उसे देखकर सभी के चेहरे खिल उठे। अनीता ने केक काटा और सबसे पहले माँ पापा को खिलाया, फिर भैया भाभी को और फिर सभी को। बारी बारी से सभी को केक, बिस्किट, पाव भाजी और चाउमीन परोसा गया, जो सीता ने अपने हाथों से भक्ति भाव से घर में ही बनाया था। भाभी ने जब ढोकला चखा तो आश्चर्य से पूछा, आंटी जी, ये सब कहाँ से मंगवाया है? सीता मुस्कुराकर बोली, बिटिया, ये सब मैंने अपने हाथों से घर में ही बनाया है। सभी ने मन से भोजन की प्रशंसा की और केक की भी भरपूर सराहना की। अनीता का जन्मदिन इस बार विशेष और आनंदमयी रहा। सीता की प्रसन्नता देखने लायक थी। दादी, जो हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए ताई जी के साथ गई थीं, उनके माध्यम से विराज भैया ने अनीता के लिए एक सुंदर उपहार भिजवाया था। पार्टी के बाद सब लौट गए। विशाल ने सीता से कहा, आज तो तुमने कमाल कर दिया, इतना स्वादिष्ट भोजन और इतना सुंदर केक। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी कुशल हो। सीता ने विनम्रता से कहा, माँ, अंडा नहीं खाती, इसीलिए कभी घर में बनाने का जिक्र ही नहीं किया, पर बच्चों के लिए बना दिया। विशाल ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक किया, माँ नहीं खाती, पर बाऊजी फौज में सब कुछ खाते थे, उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। अगले दिन दीपा ने माँ से पूछा, मम्मी, क्या हम छुट्टियों में घर से एक छोटी सी बेकरी शुरू कर सकते हैं? सीता ने उत्तर दिया, बेटी, यह बात पहले पापा से पूछनी होगी, मैं उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकती। दीपा ने जैसे ही पापा से पूछा, विशाल ने तुरंत हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, दीपा अब कॉलेज जाएगी, मीना भी स्कूल जाती है, ऐसे में मम्मी खाली रहेंगी, तो क्यों ना यह काम शुरू करें? मेरी मदद चाहिए हो तो बताना। विशाल की अनुमति मिलते ही दीपा ने मम्मी का काम घर से शुरू करवा दिया। धीरे धीरे आसपास से छोटे ऑर्डर आने लगे। स्कूल की सहेलियों के घर से भी ऑर्डर मिलते और सीता का काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब उसका समय व्यस्तता में बीतने लगा और उसके चेहरे पर फिर से वही आत्मीय मुस्कान लौट आई। अपने परिश्रम से जो धन आता वह न केवल आत्मनिर्भरता का सुख देता, बल्कि आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई देता। अब सीता के मन में संतोष और गर्व था कि वह अपने दम पर कुछ कर रही है। इस पूरे यात्रा का श्रेय वह अपनी बेटी दीपा को ही देती थी। दीपा को स्कूटी चलाने का अब बड़ा लाभ दिख रहा था। जहां भी ऑर्डर होता
वह समय पर जाकर डिलीवरी कर देती। संवाद की कला में तो दीपा पहले से ही पारंगत थी। उसने अपने एग्जाम्स के बाद के 3 महीने इस कार्य को साकार करने में लगा दिए। अब यह छोटा सा कार्य घर से ही गति पकड़ चुका था। फिर सीता ने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली। उसे पूरी श्रद्धा से वह खुद संभालती थी। पैसों का हिसाब, बैंक कार्य और ग्राहकों से संवाद दीपा समझदारी से करती थी, जबकि रसोई का पूरा दायित्व सीता ने पूरी भक्ति और प्रेम से संभाला। जैसे जैसे कार्य में वृद्धि होती गई, सीता ने कुछ लोगों को सहायक रूप में रख लिया। वह अपने गृह कार्य और सेवा कार्यालय दोनों को इतनी सहजता से संभाल रही थी कि विशाल का हृदय संतोष और गौरव से भर गया। सच ही कहा गया है, जब घर में लक्ष्मी का वास होता है तो हर्ष और संतोष भी अपने आप पधारते हैं। अब दीपा भी अपने माता पिता की सहायता करने लगी थी। स्कूटी चलाना आने से उसका आना जाना भी सरल हो गया था। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है और जब शुभ समय आता है तो परिवार के रिश्तों में भी मधुरता और अपनत्व भर जाता है। आज सीता की माँ, जो अब नानी बन चुकी थी, अपनी बेटी को आत्मविश्वास से परिपूर्ण और समर्थ रूप में देखकर भाव विभोर हो उठी। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। सीता में बचपन से ही एक विशेष गुण था, पर कब वह गुण एक पहचान बन जाएगा, यह नानी भी न जान पाई थी। अब जब सीता आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ चुकी थी तो नानी को अपने वर्षों के संघर्ष और सिखाई गई बातों का फल मिलता दिखाई दिया। संतान को अपने परिश्रम से आगे बढ़ते हुए देखना हर माँ पिता के लिए गर्व और आशीर्वाद का क्षण होता है। दीपा अब अक्सर अपनी माँ को नानी के घर भी ले जाती थी और जब वह नानी को अपने साथ घर लेकर आती तो नानी के लिए यह सबसे बड़ा आनंद होता, क्योंकि उनकी नातिन अब इतनी समझदार और आत्मनिर्भर हो चुकी थी। एक दिन शाम को विशाल मिठाई का डिब्बा लेकर घर आए और मुस्कुराकर बोले, अनीता कहाँ है? मीना ने हंसते हुए उत्तर दिया, पापा, वह तो मम्मी के साथ दुकान पर गई है। आज मैंने भी मम्मी की मदद की। दीदी तो खाना बनाने में उतनी रुचि नहीं रखती, पर अनीता दीदी को यह कार्य बहुत पसंद है, इसलिए मैं मम्मी की सेवा में लगी रहती हूँ और दीदी बाहर के कार्यों में मम्मी का हाथ बटाती है। विशाल ने हंसते हुए पूछा, और मेरी ये बेटी क्या करती है? मीना ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, आपकी यह बेटी पढ़ाई करती है और बहुत सुंदर भजन भी गाती है। यह सुनकर विशाल ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और बोले, और चाय भी बहुत अच्छी बनाती है। तभी दीपा दुकान का सामान लेकर लौटी और मीना ने तुरंत चाय बना दी। विशाल ने दीपा से पूछा, बेटी, तुम्हारा परीक्षा परिणाम कब आने वाला है? उसी समय अनीता का परिणाम आ चुका था, पर दीपा को मम्मी की व्यस्तता के कारण वह याद नहीं रहा। दीपा ने पूछा, पापा, कैसा रहा रिजल्ट? विशाल ने गर्व से कहा, तुम्हारी बहन ने टॉप किया है, 98% अंक आए हैं। यह सुनते ही दीपा की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने तुरंत मम्मी को फोन किया और यह शुभ समाचार सुनाया। सीता ने तुरंत दुकान बंद की और अनीता के साथ घर की ओर चल दी। कुछ ही देर में ताई जी का भी फोन आया। उन्होंने अनीता के रिजल्ट के बारे में पूछा। दीपा ने खुशी से कहा, ताई जी, अनीता को 98% मार्क्स मिले हैं। ताई जी ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अनीता ने परिवार का नाम ऊंचा कर दिया। घर पहुंची सीता और अनीता ने पापा के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। विशाल ने मिठाई खिलाई और अनीता को गले लगाते हुए बोले, मुझे पता था मेरी बेटी एक दिन ऐसा करेगी। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अनीता ने झुककर माँ पापा के चरणों को श्रद्धा से छुआ। उसी समय दरवाजे पर आहट हुई। देखा तो ताई जी और दादी माँ आ पहुंची थी। दादी माँ अपनी पोतियों को देखकर आनंद से भर उठी। उन्होंने अनीता को गले लगाया और भरपूर आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने अपनी पोटली से 500 रुपए निकाले और अनीता को दिया। सप्रेम भेंट किए। घर में हर ओर हर्षोल्लास था। सब लोग अनीता की इस उपलब्धि पर अभिभूत थे। दादी को सीता के कार्य की थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन यह नहीं जानती थीं कि अब उसने एक इतनी सुंदर और व्यवस्थित दुकान खोल ली है। समय के साथ दादी माँ में भी प्रभु कृपा से अनेक परिवर्तन आए थे। जब उन्होंने घर के भीतर सुंदर सजावट, स्वच्छता और नवीनता को देखा तो उनका हृदय भाव विभोर हो उठा। दीवारों पर नवीन रंग और शांति बिखेरती रोशनी थी। वह पुराना घर अब नए रूप में दिव्यता से चमक रहा था और दादी की आंखें उस घर की बरकत को देखकर झिलमिला उठी। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके पिताजी द्वारा बनाए गए इस घर को अब बेटे और बहू ने श्रद्धा और प्रेम से संवारा है। विशाल ने नम्रता से बताया, माँ, सीता ने अब एक छोटी सी दुकान शुरू की है। वहां वह केक और पेस्ट्री के साथ साथ बहुत सी स्वादिष्ट वस्तुएं बनाती हैं। काम इतना बढ़ गया है कि उन्होंने अब 2 लोगों को सहायक रूप में रख भी लिया है।
पहले तो बच्चे ही मदद करते थे, पर अब उनके कॉलेज की पढ़ाई आरंभ होने वाली है तो वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे और सीता यह कार्य स्वयं संभालेंगी। सीता ने सबके लिए रात्रि भोजन श्रद्धा से बना लिया था। सभी ने एक साथ बैठकर प्रेम से भोजन किया। भोजन के बाद ताई जी और दादी वापस लौटने की तैयारी करने लगी, क्योंकि ताऊ जी और उनके सुपुत्र राजा भैया घर पर अकेले थे। भाभी मायके गई थीं और भाई उन्हें लेने गए थे। जैसे ही वे कार में बैठीं, दादी के मन में विचारों की श्रृंखला चलने लगी। नई पीढ़ी का स्वभाव बदल रहा है, समय कितनी शीघ्रता से करवट ले रहा है। अभी अभी अनीता की सफलता की गूंज घर में थी कि कुछ ही दिनों में दीपा की 12वीं कक्षा का परिणाम आने वाला था। दीपा का मन थोड़ी चिंता में डूबा हुआ था। उसने कठिन परिश्रम किया था और उसे अपने प्रयासों पर विश्वास भी था, किंतु परिणाम की प्रतीक्षा में मन व्याकुल था। उसी दिन सभी घर पर थे। तभी पिताजी ने आवाज लगाई, दीपा जरा इधर आओ। दीपा अपनी सोच में डूबी हुई थी, पर जैसे ही पापा की आवाज सुनी तुरंत बाहर आई। विशाल का चेहरा शांत था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, दीपा तुम्हारा परिणाम आ गया है। दीपा उनके चेहरे की गंभीरता देखकर थोड़ी सहमी। उसे लगा कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई, पर तभी विशाल ने उसे निहारते हुए कोमल मुस्कान के साथ कहा, दीपा तुमने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह सुनकर दीपा का चेहरा प्रभु कृपा से चमक उठा। विशाल ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मेरी राजकुमारी तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने न सिर्फ जिले में बल्कि राज्य में प्रथम स्थान पाया है। कहते हैं जब मेहनत ईमानदारी से की जाए तो उसका फल प्रभु स्वयं देते हैं। उस दिन सुबह से जो बेचैनी दीपा के मन में थी, वह शाम को उस सुखद समाचार से एक दिव्य उत्साह में बदल गई। उसी समय उसका भाई युवराज घर आया। उसने दीपा को गले लगाया और प्रेम से एक नया मोबाइल भेंट किया। ये देखकर अनीता मुस्कुराई, पर मन में हल्का सा भाव भी आ गया। वह बोली, भैया आपने दीदी को एक्टिवा भी दी, अब फोन भी दे दिया। मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने भी अच्छे अंक पाए हैं। युवराज हंसते हुए बोला, बोलो मेरी प्यारी बहन, क्या चाहिए? तुम दोनों ने जो किया वह हम कभी नहीं कर पाए। तुम दोनों ने हमारे कुल का नाम रोशन किया है। फिर उसने दोनों बहनों को गले से लगाया और प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। उस दिन सीता और विशाल का मन गर्व से भर गया था। घर में लगातार फोन की घंटियां बज रही थीं। रिश्तेदार, परिचित, पड़ोसी सब शुभकामनाएं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई तीर्थ उत्सव हो रहा हो। दीपा के स्कूल के शिक्षक और प्रधानाचार्य भी बधाई देने आए और उसके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। शहर के सभी अखबारों में दीपा की तस्वीर छपी। कई पत्रकार उसके साक्षात्कार के लिए घर आए। शाम कब रात में बदल गई पता ही नहीं चला। बधाई देने वालों का क्रम निरंतर चलता रहा। एक पत्रकार ने दीपा से पूछा, तुम अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हो? दीपा ने विनम्रता से मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं अपनी यह उपलब्धि सबसे पहले अपनी दादी माँ को समर्पित करती हूँ। उनके आशीर्वाद और उनकी शिक्षाओं ने मुझे जीवन में यह ऊंचाई छूने की प्रेरणा दी है। साथ ही मेरे माता पिता का निस्वार्थ सहयोग और विश्वास मेरे हर प्रयास की शक्ति रहा है। जब दादी माँ ने अखबार में दीपिका की तस्वीर देखी तो उन्होंने अपने हृदय की गहराइयों से उत्साह प्रकट किया और बड़े ही श्रद्धा भाव से अभिराज से पूछा, बेटा क्या ये दीपिका की ही फोटो है? अभिराज ने विनम्रता से अखबार का पूरा समाचार पढ़कर दादी को सुनाया। जैसे ही समाचार समाप्त हुआ, दादी का हृदय भाव विभोर हो उठा। उन्होंने अधीर होकर कहा, मुझे अपनी पोती के पास ले चलो, अभी इसी समय जाना है। उनका मन हर्ष से भरा हुआ था। उनका रोम रोम यह पुकार रहा था कि उनकी पोतियों ने परिवार के मान सम्मान को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है वह ईश्वर की विशेष कृपा है। दादी के मन में जो वर्षों से चिंता थी कि कहीं बेटियां भटक न जाएं, कहीं योग्य न बन पाएं, आज वह चिंता, विश्वास और गौरव में बदल गई थी। उन्होंने अनुभव किया कि समर्पण और सेवा से हर शंका का समाधान हो सकता है। राज ने जब कहा, दादी चलना है तो जल्दी कीजिए, तो दादी बिना देर किए तैयार हो गईं। राज उन्हें और मां को लेकर सीधे चाचा चाची के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर दादी ने दीपिका को हृदय से गले लगाकर कहा, बेटी तूने तो हमारा सिर ऊंचा कर दिया। तुम दोनों बहनों ने मेरा मान और सम्मान दुगुना कर दिया है। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हें अभी और ऊंचाइयों तक पहुंचना है और अपने कुल का नाम और भी ऊंचा करना है। दादी की आंखों से अश्रु बहने लगे। ये संतोष और गर्व के अश्रु थे। उन्होंने भाव विभोर होकर कहा, हमारे परिवार में पहली बार किसी की तस्वीर अखबार में छपी है। सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये शिखर पूरा राज्य में पहला स्थान, ये पहले कभी नहीं हुआ। आज घर जैसे भक्ति और प्रसन्नता से झूम रहा है। दादी की आंखों में वो बीते दिन घूमने लगे जब इन बेटियों के जन्म पर
कोई उत्सव नहीं मनाया गया था। मिठाइयां बांटना तो दूर, एक सुखद शब्द भी नहीं बोला गया था। लेकिन आज उन्हीं बेटियों ने परिश्रम और भक्ति से घर को मिठाइयों, प्रेम और बधाइयों से भर दिया था। उन्हें वो समय याद आया जब उन्होंने अपनी बहू और इन बच्चियों के साथ कठोर व्यवहार किया था। तीसरी बेटी के जन्म पर तो उनका मन विखंडित हो गया था। उन्होंने कभी उन मासूम कलियों को मनहूस भी कह दिया था। तभी दीपिका ने हंसते हुए चुटकी ली। दादी, मेरा 500 का नोट कहाँ है? दादी चौंकी, पर तुरंत अपनी पोटली से 2100 रुपये निकालकर दीपिका के हाथों में रख दिए और स्नेहपूर्वक सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तू सदा तरक्की कर। दूर खड़े विशाल और सीता इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठे। कभी समय ऐसा था जब दादी 5 रुपये देने में भी संकोच करती थीं, और आज वही दादी खुले हृदय से आशीर्वादों और धन की वर्षा कर रही थीं। यह दृश्य श्रद्धा और प्रेम का जीवंत प्रतीक था। बुजुर्गों के आशीर्वाद बच्चों की तरक्की में पराक्रमी पंख बन जाते हैं। अब दीपा और अनीता दोनों जीवन की नई राहों पर बढ़ रही थीं। दीपा ने अपने कठोर परिश्रम और संकल्प से उस ऊंचाई को छुआ जो विरले ही पा पाते हैं, और समय उसकी मुट्ठियों से जैसे शुभ संदेश लेकर निकलता जा रहा था। अनीता ने भी 12वीं उत्तीर्ण कर ली थी और जीवन के अगले चरण की ओर बढ़ रही थी। यह दृश्य स्पष्ट कर रहा था कि जब आशीर्वाद और मेहनत साथ हों तो जीवन की राहें स्वयं सरल हो जाती हैं। अनीता ने अब जेईई की परीक्षा की तैयारी का संकल्प लिया। दीपा भी कॉमर्स के साथ साथ सीए की प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुट गई। इस कठिन मार्ग में उसके ताऊ जी और बड़े भाई राज ने गुरु समान उसका मार्गदर्शन किया। दीपा के लिए शहर से बाहर जाकर पढ़ाई करना संभव न था, क्योंकि उसका हृदय अपने माता पिता के प्रति असीम प्रेम से भरा था। वह उन्हें छोड़कर कहीं जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसका मानना था कि शिक्षा का केंद्र स्थान नहीं, बल्कि एकाग्रता और साधना है। परिश्रम कहीं भी किया जाए, सफलता अवश्य मिलती है। दीपा का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उसने अपने पिताजी को सीमित आय में घर चलाते देखा था और अपनी मां को घर के हर खर्च को बड़े संतुलन से संभालते देखा था। इसी ने उसे प्रेरणा दी कि वह अपनी मां को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करे। आय का स्रोत बढ़ेगा तो जीवन का स्तर भी सुधरेगा और भविष्य भी सुरक्षित होगा। दीपा का एक और संकल्प था, वह अपनी बहनों के सपनों की उड़ान को कभी रुकने नहीं देगी। वह चाहती थी कि अगर कभी मीना या अनीता कोई बड़ा सपना देखें तो धन की कमी उन्हें रोक न सके। सीए की परीक्षा पास करना उसके लिए एक तपस्या जैसा कार्य था, पर वह जानती थी ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद अपना संकल्प नहीं छोड़ता। उसने हर क्षण को समर्पित कर दिया, प्रार्थना, पढ़ाई और परिश्रम में। अनीता, जिसने 12वीं में सुंदर अंक प्राप्त किए थे, उसका सपना था एक उत्कृष्ट इंजीनियर बनने का। उसने अपनी यह इच्छा दीपा से साझा की। दीपा ने यह बात विराज भैया से कही। विराज भैया ने उत्साह से कहा, अनीता, तुम्हारे अंक बहुत अच्छे हैं, तुम्हें जेईई की तैयारी करनी चाहिए और किसी उत्तम सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेना चाहिए। अनीता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने तो तैयारी शुरू कर दी है, फॉर्म भी भर दिया है, बस अब अच्छे से पढ़ाई करनी है। विराज ने हंसते हुए कहा, बड़ी बहन तो कमाल कर रही है, लेकिन अब छोटी बहन भी पीछे नहीं है, वह भी बहुत होशियार है। विराज की बात सुनकर सभी के चेहरे खिल उठे। दीपा को यह सुझाव अत्यंत सार्थक लगा और विशाल ने भी प्रसन्नता से सिर हिलाकर सहमति दी। अब दोनों बहनों ने मन में पवित्र संकल्प कर लिया था कि जीवन में कुछ महान और उल्लेखनीय करना है। समय ऐसे बहता जा रहा था जैसे प्रभु की इच्छा से उड़ते पंख। देखते ही देखते दीपा ने बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर ली और सबके लिए आनंद का क्षण तब आया जब उसने पूरे परिवार को सीए की परीक्षा उत्तीर्ण करके आश्चर्य और गर्व से भर दिया। इस उपलब्धि पर ताऊ जी का आनंद तो जैसे अभिव्यक्तियों से परे था। उनका वह सपना जो समय के थपेड़ों में अधूरा रह गया था, अब दीपा के माध्यम से पूर्ण होता प्रतीत हो रहा था। ताऊ जी ने दीपा को हर चरण में संबल प्रदान किया था, इसलिए यह सफलता उन्हें अपनी निजी विजय जैसी प्रतीत हुई। दीपा ने अब देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में आवेदन भेजना प्रारंभ किया। उसका सपना था कि वह किसी श्रेष्ठ कंपनी में अपना स्थान बनाए, पर उसके मन में यह चिंता भी थी कि नए परिवेश में वह स्वयं को कैसे ढालेगी। कॉलेज से प्लेसमेंट मिला था, पर नियुक्ति में कुछ समय था और दीपा ने निश्चय किया था कि वह इस समय को एक अच्छी इंटर्नशिप में लगाकर उपयोगी बनाएगी। तभी ताऊ जी ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, पहले मेरे एक मित्र की कंपनी में थोड़ा अनुभव ले लो, आगे जब अच्छा अवसर आए तो उसमें प्रवेश लेना सरल होगा।
विशाल ने भी सहमति में सिर हिलाया। दीपा, ताऊ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉलेज से भी कभी भी कोई शुभ समाचार आ सकता है। विराज ने हंसते हुए कहा, ऐसे भी लोग होते हैं जो सीए बन जाने के बाद भी चिंता करते हैं कि नौकरी मिलेगी या नहीं। बहन, अब तुम सीए बन चुकी हो, अब किसी भी बात की चिंता छोड़ दो। यह सुनते ही सभी हंस पड़े और दीपा भी मुस्कुराने लगी। समय धीरे धीरे प्रभु की लय में आगे बढ़ता गया और सभी अपने अपने कर्म में व्यस्त हो गए। इसी बीच ताई जी के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। यह शुभ समाचार मिलते ही दादी ने बहू को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। बेटी, तू मेरे लिए लक्ष्मी बनकर आई है। तुम्हारा घर में आना हमारे लिए सौभाग्य है। बेटा बेटी में कोई भेद नहीं है, तुम दोनों ही संसार की नींव हो। दादी ने अपने हाथों से सभी को मिठाई खिलाई और पूरे मोहल्ले में प्रसन्नता से मिठाई बंटवाई। सीता और विशाल के घर भी यह प्रसाद पहुंचा और सबका मन हर्ष से भर उठा। सीता जब अपनी सास को देखकर आश्चर्य में पड़ गई तो जेठानी ने कोमल स्वर में कहा, सीता, माँ का स्वभाव अब पूरी तरह से बदल गया है। उन्होंने अब समझ लिया है कि बेटा बेटी में भेद नहीं करना चाहिए। अगर बेटियों का स्वागत नहीं होगा तो बहुएं कहां से आएंगी? बेटियां ही तो बहू बनकर घरों को संवारती हैं। सीता ने नम्रता से कहा, हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यह समय का पुण्य है कि लोगों की सोच बदल रही है। माँ जी के हृदय से भी अब वह पुराना भेद मिट गया है। ताऊ जी और ताई जी भी इस परिवर्तन से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने अनुभव किया कि जब कोई समय के साथ अपने विचारों को ईश्वर के अनुसार बदलता है, तभी जीवन में सच्चा सुख और सम्मान मिलता है। संस्कारों का पालन आवश्यक है, परंतु पुरानी सीमित सोच को त्याग देना ही सच्ची उन्नति है। कुछ वर्षों के भीतर सीता और विशाल की तीनों बेटियां भी सफलता के मार्ग पर बढ़ने लगीं। दीपा ने B.com के बाद एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी प्राप्त कर ली, जिसमें वेतन भी पर्याप्त था। कंपनी ने उसके रहने के लिए एक फ्लैट भी उपलब्ध कराया। अब उसे घर से दूर जाना था, लेकिन उसने यह निर्णय लिया क्योंकि वह जानती थी कि बड़े सपनों की पूर्ति में त्याग आवश्यक होता है। सीता ने भी घर के कार्यभार को सशक्त रूप से संभाल लिया था। उसकी छोटी सी दुकान अब एक छोटा रेस्टोरेंट बन चुकी थी। उसने होम डिलीवरी के लिए एक सहायक रखा और कुछ अन्य कर्मचारी भी नियुक्त किए। सीता दिन भर सेवा में लगी रहती और विशाल कार्यालय से लौटकर बचे कार्यों में हाथ बटाता। उन दोनों की आपसी सहयोग और समर्पण से सारा कार्य व्यवस्थित रूप से चल रहा था। यह देखकर दीपा का मन शांत हुआ और उसने अपने करियर के लिए बाहर जाने का निश्चय कर लिया। अनीता ने भी अपनी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करके एक उत्कृष्ट विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई आरंभ कर दी थी। घर से दूर रहना उसके लिए नया अनुभव था, पर वह सदैव माँ की सीख को स्मरण रखती थी। बेटी, तुझे बेटे जैसा बनकर दिखाना है, हमारा नाम ऊंचा करना है। शहर की चमक में अपना सच्चा रूप मत खो देना, अपने लक्ष्य से कभी मत भटकना। सीता के ये वचन अनीता के लिए जैसे ईश्वर की वाणी बनकर जीवन का पथ दर्शक बन गए। अनीता को पढ़ाई के लिए दूर भेजते समय सीता ने उसे बड़े स्नेह और मातृभाव से कई बातों की सीख दी। उसने कहा, बेटी, वहां के नए वातावरण में समायोजन जरूरी है, लेकिन अपनी राह से कभी मत भटकना। कठिन परिश्रम करना और अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण निष्ठा बनाए रखना। मेहनत का फल निश्चित ही मिलेगा, यह प्रभु का वचन है। अनीता के जाने के बाद अब दीपा की बारी थी। उसने भी अपनी पैकिंग प्रारंभ कर दी, क्योंकि उसे इसी माह अपनी नई नौकरी ज्वाइन करनी थी। विशाल ने बेटी की सहायता के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली और प्रेम से कहा, मैंने टैक्सी बुक कर ली है, आवश्यक वस्तुएं साथ ले लेना। गुड़गांव तुम्हारे लिए एकदम नया स्थान है, वहां का बाजार भी तुम्हारे लिए अनजान होगा, अतः जो जरूरी चीजें हैं वे घर से ही लेकर चलो, शेष वहां से धीरे धीरे ले लेना। सीता और मीना भी दीपा के साथ चलने को तैयार थीं। शाम को दीपा और मीना अपनी ताई जी के घर गईं और दादी माँ से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। दादी ने प्रेम से कहा, बिटिया रानी, अब बड़े शहर जा रही हो, अपना ध्यान रखना, और हाँ, कभी कभी अपनी दादी को भी फोन कर लिया करना। काम में इतना न खो जाना कि मुझे भूल ही जाओ। दीपा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं दादी, आपका आशीर्वाद ही तो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, आप चिंता न करें, पापा हमें छोड़ने जा रहे हैं। दादी ने फिर पूछा, बेटी, रेलगाड़ी से जा रही हो क्या? दीपा बोली, नहीं दादी, टैक्सी बुक की है, मम्मी पापा और मीना जी वापस रेलगाड़ी से आ जाएंगे। दादी ने जोर से पुकारा, बहू जरा बाहर आओ। ताई जी तुरंत बाहर आईं। क्या हुआ माँ जी? दादी ने कहा, कुछ नहीं बहू, बस इतना पूछना था कि विराज की कार और ड्राइवर 2 दिन के लिए उपलब्ध हैं क्या? इतने में विराज ऑफिस से लौट आए। दोनों बहनों को देखकर उनके चेहरे पर हर्ष छा गया। उन्होंने दीपा को बधाई देते हुए कहा,
बहन, तुम्हारी लगन और तप से ही तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी में स्थान मिला है। वाह, इतना सुंदर घर भी मिल गया है। अब तो तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश ही प्रकाश है। दीपा ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा, भैया, अभी तो कुछ भी विशेष प्राप्त नहीं किया है। उसी समय ताई जी ने विराज से पूछा, बेटा, 2 दिन के लिए तुम्हारी कार और ड्राइवर मिल सकते हैं क्या? राजा ने उत्सुकता से पूछा। क्या कार्य है मम्मी? ताई जी बोली, बेटा, दादी पूछ रही थी। अब तू बैठकर दादी से बात कर, मैं तब तक सबके लिए कुछ खाने का प्रबंध करती हूँ। राजा बोला, माँ, मेरे लिए भी 1 कप चाय बना देना। ताई जी रसोई की ओर चल दी। दादी ने विराज से स्नेह से कहा, बेटा, दीपा गुड़गांव जा रही है। ये लोग टैक्सी से जाने की सोच रहे हैं। अगर कार और ड्राइवर फ्री हैं तो इन्हें दे दो। सामान भी आराम से ले जाएंगे और जब चाचा चाची वापस लौटें तो उनका सफर भी सरल होगा। विराज ने तुरंत कहा, दादी, इसमें पूछने की क्या बात है? ये कार तो मेरी बहनों की सेवा के लिए ही है। दीपा ने संकोच से कहा, नहीं भैया, टैक्सी से ही चले जाएंगे, आप कष्ट न करें। परंतु दादी ने दृढ़तापूर्वक कहा, नहीं, विराज की कार ही लेकर जाओ, ड्राइवर भी साथ रहेगा। दोनों बहनें आनंदित हो उठीं। चाय नाश्ता कर सबने विदाई ली और घर लौट आए। दीपा ने पापा को सारी बात बताई। भैया अपनी कार और ड्राइवर कल भेज देंगे, तो टैक्सी रद्द कर दीजिए। रात में दीपा ने अपना सारा सामान सुव्यवस्थित रूप से पैक कर लिया। सीता ने घर से थोड़ा आवश्यक राशन और भोजन की वस्तुएं साथ रख दी। अगले दिन सारा परिवार प्रभु का नाम लेकर गुड़गांव के लिए रवाना हुआ। फ्लैट पर पहुंचने के बाद सबने मिलकर सामान व्यवस्थित कर दिया। दीपा को जो आवास कंपनी की ओर से मिला था वह अत्यंत सुंदर और सुविधा युक्त था, जैसे किसी ने विशेष रूप से सजावट पर ध्यान दिया हो। सीता पहली बार किसी बड़े शहर में आई थी। अपनी बेटी की सफलता देखकर वह भावुक हो गई। उसने वाकई में सीए की प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी। विशाल भी अपनी बेटी की इस उपलब्धि को देखकर ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो गए। रात्रि भोजन के लिए सभी बाहर गए और दिन भर की यात्रा के बाद सबने विश्राम किया। कुछ दिन दीपा के साथ रहकर सब वापस लौट आए। विशाल ने अपने भाई और भाभी को धन्यवाद दिया और फिर अपने कार्य में लग गए, जो उनके न रहने से थोड़े दिन रुका हुआ था। मीना भी अपनी कोचिंग क्लास में फिर से जुट गई। सच तो यही है कि अपनों का साथ हर कठिनाई को सरल बना देता है, और जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे वही सच्चा अपना होता है। उधर अनीता कॉलेज की गतिविधियों में पूर्ण रूप से सक्रिय थी। खेल और पढ़ाई दोनों में वह पुरस्कार अर्जित कर चुकी थी। एक दिन उसके प्रोफेसर ने कहा, अनीता, तुम्हारी कदकाठी बहुत प्रभावशाली है, तुम्हें तो सेना में जाना चाहिए। यह सुनकर अनीता का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने उत्तर दिया, सर, आपने मेरे मन की बात कह दी। मैं सच में भारतीय सेना में सेवा देना चाहती हूँ, पर मुझे इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस परीक्षा की तैयारी करूं जिससे मुझे सेना में एक अच्छा पद प्राप्त हो सके? प्रोफेसर अग्रवाल, जो विद्यार्थियों को हमेशा मार्गदर्शन करते थे, ने ध्यानपूर्वक अनीता की बात सुनी और उसे समझाया कि एसएससी टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत भारतीय सेना में इंजीनियरिंग के छात्रों को एक अवसर मिलता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अनीता प्रोफेसर से विस्तृत जानकारी लेकर सेना में प्रवेश की तैयारी के लिए प्रेरित हो गई। सेना में चयन के लिए 2 लिखित परीक्षाएं होती हैं और कुछ साक्षात्कार होते हैं। यदि आप इन सभी प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं तो आपका चयन पक्का हो जाता है। प्रोफेसर ने अनीता से कहा, अगर तुम्हारा चयन हो जाता है तो तुम्हें प्रशिक्षण के लिए सेना में भेजा जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान तुम्हें प्रतिमाह एक स्टाइपेंड मिलेगा, यानी खर्चे के लिए एक निश्चित राशि प्राप्त होगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत सेना में तुम्हें लेफ्टिनेंट का पद मिलेगा, जो कि न केवल देश सेवा का एक अवसर होगा बल्कि समाज में भी सम्मान दिलाएगा। माता पिता के लिए यह एक सपना सच होने जैसा होता है। पहले महिलाओं के लिए सेना में केवल सीमित क्षेत्र थे, लेकिन समय के साथ कई क्षेत्रों में उनके लिए अवसर खोले गए हैं। तुम्हारे लिए भी इस दिशा में अवसर है। अब तुम्हारा अंतिम वर्ष है बेटा, अभी से तैयारी में जुट जाओ ताकि तुम्हारे सपने साकार हो सकें। अनीता ने आभार व्यक्त करते हुए प्रोफेसर को धन्यवाद दिया। प्रोफेसर अग्रवाल ने उत्साहित होकर कहा, अनीता, तुम्हारा कद और शारीरिक संरचना बहुत अच्छी है, जो सामान्य लड़कियों से अधिक है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक परीक्षा में कठिनाई नहीं होगी। खेल कूद में तुम्हारी रुचि और कुशलता को देखते हुए मुझे विश्वास है कि मेडिकल परीक्षा भी तुम सहजता से उत्तीर्ण करोगी। शेष सभी बातें
तुम्हें प्रशिक्षण के दौरान सिखाई जाएंगी। अनीता ने आत्मविश्वास के साथ कहा, सर पहले चयन तो हो जाए, मैं अवश्य ही आवेदन करूंगी। मुझे इस मार्गदर्शन की सच में आवश्यकता थी, लेकिन कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं था। अब मुझे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भारतीय सेना में सेवा देना मेरा सपना है और मैं अपने देश के लिए एक सम्माननीय पद प्राप्त करना चाहती हूँ। इसी बीच सीता अपने कार्य में और भी अधिक व्यस्त हो गई, क्योंकि बच्चों की बढ़ती आवश्यकताओं और बढ़ती महंगाई का सामना करने के लिए उन्हें और अधिक मेहनत करनी पड़ी। हालांकि अब दीपा ने घर को आर्थिक रूप से सहारा देना शुरू कर दिया था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा से ही बचत की आदत डाल चुकी दीपा हर महीने कुछ राशि घर भेजने लगी थी। यदि कभी अनीता को कुछ चाहिए होता तो वह अब अपनी बड़ी बहन से मांग लेती थी। बाहर रहकर पढ़ाई करने के कारण अनीता के खर्चे अधिक थे और कॉलेज के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती थी। धीरे धीरे दीपा ने इन सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। अगर खर्चे बढ़ रहे थे तो कमाने वालों में भी वृद्धि हो रही थी। दीपा अब पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुकी थी और अतिरिक्त कार्य करके अतिरिक्त आमदनी भी करने लगी थी। जब अनीता ने प्रोफेसर अग्रवाल से मिली मार्गदर्शन की बात दीपा से की और अपने भविष्य को सेना में बनाने की इच्छा प्रकट की, तो दीपा ने उसकी बात को सराहा और उसे पूरे मनोबल के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तू चिंता मत कर, पढ़ाई के साथ साथ प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुटी रह और जैसा प्रोफेसर ने कहा है वैसे ही एक एक कदम उठाते जा, दीपा ने अनीता को प्रोत्साहित करते हुए कहा। अनीता मुस्कुराई और बोली, ठीक है दी, पर फिलहाल किसी को मत बताना। जब सब कुछ सही हो जाएगा तब हम सबको बताएंगे। दीपा ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मेहनत का फल ही हमें हमारे सपनों की ओर ले जाता है। अनीता की डिग्री पूरी हो चुकी थी और अब वह सेना में चयनित होने की उम्मीद लगाए बैठी थी। जब उसका चयन हुआ तो वह सीधे प्रोफेसर अग्रवाल के पास गई, उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और उन्हें मिठाई खिलाई। प्रोफेसर ने गर्व से कहा, अनीता, मैंने तो सिर्फ दिशा दिखाई थी, पर असल में अपनी मंजिल तक पहुंचने का साहस तुमने खुद किया। अनीता बोली, लेकिन सर, मार्गदर्शन तो आपका ही था, इसीलिए यह सफलता भी आपकी ही देन है। यह शुभ समाचार मिलते ही दीपा बिना देर किए अनीता के हॉस्टल पहुंच गई। अपनी बड़ी बहन को हॉस्टल के बाहर देखकर अनीता की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर दीपा से लिपट गई। दीपा ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने तो सच में कमाल कर दिया, मुझसे भी आगे निकल गई। फिर हंसते हुए बोली, चल अब सामान पैक कर और मेरे साथ घर चल, मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। अब दोनों बहनें मिलकर मम्मी पापा को सरप्राइज देंगे। जब अनीता अपना सामान लेकर हॉस्टल से बाहर आई तो उसकी आंखें चमक उठीं। दीपा ने एक नई कार खरीदी थी। अनीता ने आश्चर्य से पूछा, दीदी, ये कार सच में हमारी है? दीपा ने गर्व से कहा, हाँ मैडम, ये मेरी मेहनत की कमाई से खरीदी है। पापा का सपना था कार लेना, आज वो सपना मैंने पूरा कर दिया। अनीता ने प्रसन्नता से कहा, दीदी, आपने तो सच में कमाल कर दिया। अब जब मम्मी पापा को ये खबर देंगे तो वे भी हैरान रह जाएंगे। घर पहुंचते ही देखा कि केवल मीना घर पर थी। मम्मी और पापा अभी नहीं लौटे थे। शाम होते ही सबसे पहले पापा घर लौटे। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, दीपा ने कार की चाबी उनकी ओर बढ़ाई। पापा चौंक कर बोले, बाहर किसकी कार खड़ी है? अनीता मुस्कुराकर बोली, पापा, यह कार आपकी है। विशाल की आंखों में भावुकता तैरने लगी। उन्होंने कहा, मैं कब से कार लेने का सोच रहा था, लेकिन पहले तुम्हारी पढ़ाई, फिर अनीता और मीना की जिम्मेदारी, इस कारण यह सपना अधूरा रह गया। दीपा ने स्नेह से कहा, पापा, अब आपका सपना पूरा हो गया, चलिए अब मम्मी को लेने चलते हैं। रास्ते में दीपा ने कहा, पापा, अनीता का सेना में चयन हो गया है। ये मैडम अब मुझसे भी आगे निकल गई हैं। कुछ ही दिनों में ट्रेनिंग पर जाएंगी और अब तो इन्हें वेतन भी मिलेगा, तो आप इनका खर्चा पानी बंद कर दीजिए। यह सुनकर सब ठहाका मारकर हंसने लगे। विशाल का हृदय श्रद्धा और गर्व से भर उठा। मेरी इन नन्ही परियों ने मुझे जो खुशियां दी हैं, शायद बेटा भी नहीं दे पाता। सच ही कहते हैं, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं, फर्क तो हमारी सोच का होता है। सब कार में बैठकर सीमा के पास पहुंचे। जैसे ही वे पहुंचे, मीना ने कहा, दीदी, आप यहीं रुको, मैं मम्मी को बाहर लेकर आती हूँ, उन्हें सरप्राइज देना चाहिए। मीना जैसे ही सीमा को बाहर लेकर आई, दोनों बहनों ने मम्मी को गले से लगा लिया। सीमा ने कार में विशाल को बैठे देखा और पूछा, किसकी कार लेकर आए हो? मध्यम वर्गीय परिवार में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कार देख सीमा के चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता का अद्भुत संगम था। विशाल ने उन्हें कार में बैठने को कहा और सारी खुशखबरी बताई। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटियों की नजर उतारी और मन ही मन प्रभु का धन्यवाद किया। अगले दिन रविवार था।
पूरा परिवार ताई जी से मिलने निकल पड़ा। ताई जी आज अत्यंत प्रसन्न थीं। अपनी नन्ही परियों को ऊंचाइयों पर देखकर उनका हृदय गर्व से भर गया। उन्होंने तीनों बेटियों की बलाएं लीं। घर का वातावरण आनंद और मंगलमय हो गया। नीमा बुआ भी अपने बच्चों के साथ आई थीं। उन्होंने अपनी दोनों भतीजियों को गले से लगाते हुए कहा, बेटियों, तुमने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम पाया है। जब परिवार साथ देता है तो बेटियां वो आकाश छू लेती हैं। रात के भोजन के बाद विशाल ने कहा, भाई साहब, अब इजाजत दें, कल सुबह दफ्तर भी जाना है। ताऊ जी बोले, ठीक है, तुम सबको घर छोड़कर आओ। विराज, कार निकालो। विराज गर्व से बोले, पापा, मैं अभी कार बाहर निकालता हूँ। विशाल ने मुस्कुराकर कहा, भाई साहब, पहले गेट तक तो आइए। जैसे ही दीपा ने चाबी निकाली और कार स्टार्ट की, विशाल ने भावुक होकर कहा, यह सब आपके आशीर्वाद का ही फल है कि इन नन्ही कलियों ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। ताऊ जी बोले, नहीं विशाल, यह तो उनकी अथक मेहनत, संकल्प और समर्पण का परिणाम है। इन्होंने अपने लक्ष्य खुद तय किए और अपने प्रयासों से मंजिल पाली। दादी भी अपनी पोतियों की इस उपलब्धि पर फूली न समा रही थीं। ताई जी, दादी और बुआ को दीपा ने प्रेम पूर्वक कुछ दूर तक कार में घुमाया और फिर सभी को प्रसन्न चित्त घर पहुंचा दिया। माँ और बुआ अत्यंत प्रसन्न थीं कि छोटे भाई की बेटियों ने अपनी कार खुद खरीदी और अनीता का सेना में चयन हुआ। सच में बेटियों ने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। नीमा बुआ हंसते हुए बोली, अब तो मुझे और भी आराम मिल गया है। जब छोटी भाभी से मिलने का मन होगा, दीपा को फोन करूंगी, कहूंगी, बेटा बेजा अपने बुआ को लेने आ जा। दीपा ने श्रद्धा भाव से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बुआ, जैसे ही आदेश देंगे आपकी तीनों भतीजियां हाजिर हो जाएंगी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया और कब 1 वर्ष बीत गया पता ही नहीं चला। अनीता ने भारतीय सेना की अपनी कठोर ट्रेनिंग आत्मविश्वास और साहस के साथ पूर्ण कर ली थी। उसकी निष्ठा, परिश्रम और उत्कृष्टता को देखकर सेना के अधिकारी भी उसकी सराहना करने लगे थे। एक दिन अनीता ने दीपा को बताया, भारतीय सेना की ओर से मम्मी पापा को मेरे शपथ समारोह में सम्मिलित होने का निमंत्रण मिला है। दीदी, आप भी ऑफिस से छुट्टी ले लो, आपकी गैरहाजिरी में सब अधूरा लगेगा। दीपा ने हर्षित मन से कहा, बहन, तूने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, हमारे कुल का मान बढ़ाया है। मैं अवश्य मम्मी पापा के साथ आऊंगी। सीता, विशाल और मीना इस आयोजन की तैयारी में लग गए। दीपा को भी बुलाया गया क्योंकि कार चलाने का दायित्व केवल उसी के पास था। विशाल और सीता भावनाओं से अभिभूत थे। आज वे अपनी ही कार से ऐसी यात्रा पर निकल रहे थे जिसमें उनकी बेटी देश के लिए वर्दी पहन रही थी। शाम के समय विशाल ने अनीता को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, हम सब वहां आ रहे हैं। अनीता ने आदर से कहा, पापा, यह मेरे जीवन का सबसे शुभ क्षण होगा, कृपया दादी को भी साथ लेकर आइए। विशाल ने प्रेम से हामी भरी, ठीक है बेटा। अगले दिन सभी अनीता के पास पहुंच गए। वहां एक भव्य और गरिमामयी समारोह का आयोजन था। सेना की वर्दी में सजी हुई सभी कन्याएं अत्यंत तेजस्वी लग रही थीं। अनीता को सेना की वर्दी में देखकर सभी का हृदय गर्व से भर उठा। दादी की दृष्टि तो अनीता पर टिकी ही रह गई, मन में ईश्वर का धन्यवाद और आंखों में संतोष की चमक। यह शपथ ग्रहण समारोह दादी के जीवन का पहला ऐसा अनुभव था। सभी नवनियुक्त सैनिकों को सम्मान स्वरूप मेडल पहनाए जा रहे थे। जब अनीता का नाम पुकारा गया तो उसने अधिकारी से नम्र निवेदन किया, सर, यह मेडल मेरी दादी को पहनाया जाए। आज मैं जो कुछ भी हूं वह उनके आशीर्वाद और विश्वास की ही देन है। जब दादी का नाम पुकारा गया तो विशाल और सीता ने उन्हें श्रद्धा से आगे बढ़ाया। सेना अधिकारी ने आदर पूर्वक दादी को मेडल पहनाया। अनीता ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सलामी दी और अपने माता पिता व दादी के साथ मंच से उतरी। सभी ने मिलकर अनेक सुंदर चित्र खिंचवाए। एक समूह चित्र तो अत्यंत विशेष बन गया, जिसे मीना ने अपने कैमरे में और दीपा ने अपने मोबाइल में संजो लिया। समारोह में सेना के उच्चाधिकारी, कर्नल, ब्रिगेडियर और जनरल भी उपस्थित थे। उनकी गरिमामयी उपस्थिति में सभी सैनिकों ने भारत माता की सेवा और रक्षा की शपथ ली। सेना की वर्दी में अनीता का तेज, उसकी गरिमा और उसकी उपस्थिति ईश्वर की किसी विशेष कृपा का आभास दे रही थी। सीता की आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए। दीपा ने मां के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मां, आज तो खुशी का दिन है, आंसू मत बहाओ। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ये आंसू नहीं, ये तो आभार हैं उस ईश्वर के लिए जिसने यह दिन दिखाया। अनीता के साथ साथ पूरा परिवार स्वयं को सम्मानित अनुभव कर रहा था। ये ऐसा सम्मान था जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी। दादी अनीता के साथ गर्व से चल रही थीं। उनका हृदय आज आत्मगौरव से पूर्ण था।
समारोह के बाद स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई थी। पूरा परिवार पहली बार किसी शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुआ था, वह भी तब जब उनकी अपनी बेटी लेफ्टिनेंट बनी थी। अनीता की प्रारंभिक नियुक्ति देहरादून में हुई थी और वह अपने सपनों की ओर बढ़ रही थी। सीता और विशाल अपनी बेटियों की उपलब्धियों पर अत्यंत प्रसन्न थे। पड़ोसी भी इन बहनों की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, यहाँ तक कि वे अपने बच्चों को भी उनके जैसा बनने की प्रेरणा देने लगे थे। अब मीना का मन भी कुछ विशेष और उपयोगी कार्य करने की ओर उन्मुख होने लगा था। ऐसा कार्य जो उसके माता पिता के मान को और ऊंचाई दे सके। बचपन से ही मीना ने गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र में अपनी पकड़ को मजबूत बना लिया था। वह भी अपनी दोनों बहनों की तरह अध्ययन में प्रवीण थी। घर में एकाकी वातावरण में उसने अपने संपूर्ण ध्यान को पढ़ाई में समर्पित कर दिया। पापा के दफ्तर जाने और माँ के रेस्टोरेंट में काम करने के दौरान मीना अपना अधिकतर समय पढ़ाई में लगाती थी। उसने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि उसे क्या बनना है और उसी दिशा में प्रयासरत हो गई थी। दोनों बहनों की सफलता देख मीना ने समझ लिया कि असली सफलता का अर्थ क्या है। इस बीच ताई जी के घर में नई बहू का आगमन हो चुका था, क्योंकि राज भाई ने प्रेम विवाह किया था। विराज भाई हमेशा खर्च और दिखावे में आगे रहते थे, जबकि कविराज भाई ने सदैव बचत पर जोर दिया और दिखावे से दूरी बनाए रखी। राज भाई का मानना था कि विवाह जैसे आयोजनों में अत्यधिक खर्च करने की बजाय उसे सादगी से संपन्न किया जाए, ताकि स्नेह और सरलता का मूल्य स्थापित हो सके। कुछ पारिवारिक जनों की उपस्थिति में राजा भैया का विवाह सादगी से संपन्न हो गया, लेकिन ताऊ जी और ताई जी ने दादी की प्रसन्नता के लिए एक छोटी सी समारोह की व्यवस्था की। सभी परिचितों और सगे संबंधियों को निमंत्रण भेजा गया और यह आयोजन भव्य रहा। मेहमानों की भीड़ में भैया भाभी को बधाइयों और शुभकामनाओं से नवाजा जा रहा था और दादी का मन गर्व और हर्ष से भरा था। अपने पोते बहू को आशीर्वाद देते हुए वह दोनों पोतियों से भी आनंदित होकर बातें कर रही थी। अनीता और दीपा को देखकर लोगों ने दादी को बधाइयां दी और पास बैठी मीना यह देख मुस्कुरा रही थी। इसी बीच किसी रिश्तेदार ने मीना से छेड़ते हुए पूछा, तुम्हारी बहनों ने तो ऊंचाइयों को छू लिया है, अब तुम क्या करोगी? मीना ने मुस्कुराकर सहजता से कहा, मैं तो खुले आकाश में उड़ान भरने का सपना देखती हूँ। यह सुनकर दादी हंस पड़ी और बोली, मैंने तुम्हें पंख दे दिए हैं, जितनी चाहो उतनी ऊंचाई छू लो। इस बात पर वहां बैठे सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े, क्योंकि दादी ने बहुत प्यारे अंदाज में मीना के सपनों को सराहा था। मीना का यह एमएससी का अंतिम वर्ष था और वह बिना किसी को बताए वायुसेना में प्रवेश की तैयारी में लग चुकी थी। इंटरनेट से उसने सारी जानकारियां प्राप्त कर ली थी और अपने बलबूते पर एडमिशन टेस्ट की तैयारी आरंभ कर दी थी। पारिवारिक व्यस्तताओं के बीच उसने इस योजना को गुप्त रखा और बिना किसी को बताए एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट दे दिया। उसका दृढ़ निश्चय था कि उसे भारतीय वायुसेना में सेवा देनी है और इसके लिए वह निरंतर प्रयासरत रही। अंततः मीना की मेहनत रंग लाई। जैसे ही उसने वायुसेना की परीक्षा उत्तीर्ण की, सबसे पहले उसने यह खबर दीपा दीदी को सुनाई। यह सुनते ही दीपा तुरंत गुड़गांव से घर लौट आई और अनीता को भी अपने साथ बुला लिया। विशाल और सीता अपनी दोनों बेटियों को अचानक आया हुआ देखकर अचंभित हो गए, क्योंकि सामान्यतः वे पहले सूचित कराती थीं। आज पहली बार बिना बताए घर पहुंची तो माता पिता का चौंकना स्वाभाविक था। दीपा ने मीना को चॉकलेट से भरा एक डिब्बा सौंपा और बोली, आज सबसे पहले मम्मी पापा का मुंह मीठा करवाऊंगी। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करती, मीना ने जल्दी से चॉकलेट का टुकड़ा उठाकर दीपा और अनीता के मुंह में डाल दिया और दोनों बहनों के पैर छूने लगी। बहनों के पैरों को छूते ही दीपा और अनीता ने उसे गले से लगा लिया। भावुक होकर मीना ने कहा, दीदी, अगर तुम दोनों ने इतनी ऊंचाई नहीं पाई होती तो शायद मेरे अंदर भी कुछ बड़ा करने की आकांक्षा नहीं जागती। तुम दोनों की कामयाबी ने ही मुझे प्रेरित किया है और जीवन में एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने की दिशा दिखाई है। अनीता मुस्कुराते हुए बोली, हमारी प्यारी चुटकी, आ गले लग जा। हमें तेरी इस कामयाबी पर गर्व है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तू इतनी ऊंची उड़ान भरेगी और मम्मी पापा के मान में 4 चांद लगा देगी। यह दृश्य देख रहे विशाल और सीता के चेहरे पर हैरानी और गर्व के भाव एक साथ झलक रहे थे, पर वे निःशब्द थे, बस अपने नेत्रों से उस क्षण को निहारते जा रहे थे। दीपा ने फिर मम्मी पापा को मिठाई खिलाई और भाव से कहा, माँ पापा, आपकी इस छोटी कली ने तो सच में कमाल कर दिखाया है। उसने अपनी साधना और लगन से वो प्राप्त किया है जो हम सब ने तो केवल स्वप्न में ही देखा था।
दीपा ने श्रद्धा से आगे कहा, माँ पापा, मैं तो स्वयं आश्चर्य में हूँ। हमारी छुटकी इतनी ऊंचाई कैसे छू गई? हम तो अब भी इसे अपनी छोटी बच्ची ही समझते हैं, पर इसने तो आकाश में अपने सपनों के दीप जलाए और उन्हें साकार भी कर दिया। विशाल ने उत्सुकता से पूछा, अरे तुम सब बातें घुमा रही हो, आखिर बताओ तो सही कि हमारी मीना ने क्या हासिल किया है। तब दीपा ने गर्व भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आपकी वही छोटी मीना अब भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने की तैयारी में है। इसे लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। 1.5 वर्ष की कठिन साधना के बाद यह फ्लाइट ब्रांच की अधिकारी बनेगी और भारत माता की सेवा में समर्पित हो जाएगी। विशाल और सीता के मुखमंडल पर उस समय गौरव, प्रेम और हर्ष का अद्वितीय संयोग था। अब उन्हें सारी बात पूर्ण रूप से समझ आ गई थी। दोनों दौड़कर अपनी उस नन्ही परी को अपनी गोद में भरने लगे। सीता का हृदय तो जैसे उमड़ पड़ा। वह कभी उसकी नाक चूमती, कभी उसके माथे को स्नेह से चुंबित करती। उसकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। तभी दीपा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं माँ, अब हमें समझ में आ गया कि ये आंसू खुशी के हैं। जब मुझे और अनीता को सम्मान मिला था तो मीना को भी मिलने का हक है। दीपा की ये वाणी सुनते ही सभी के चेहरों पर मधुर मुस्कान फैल गई। विशाल के मन में विचारों का सागर उमड़ने लगा। वह सोच रहे थे, जब यह नन्ही परी हमारे जीवन में आई थी तो मैंने तो पहले 6 महीने ठीक से बात भी नहीं की थी। बेटा न होने का दुख मेरे मन पर छाया हुआ था और उसी कारण मैं इस अमूल्य कली का स्वागत नहीं कर पाया था। पर आज जब मेरी बेटी ने इतना ऊंचा मुकाम पा लिया है तो वह सारा दुख इन आंसुओं में बह गया है। अब तो सिर्फ गर्व बचा है। विशाल को अपनी भूल का ज्ञान बहुत पहले हो चुका था और उन्होंने उस गलती को सुधारने में देर नहीं की थी। शाम को सारा परिवार ताई जी के घर एकत्र हुआ। जब दादी को मीना की उपलब्धि की बात बताई गई तो वे आश्चर्य में पड़ गईं। कहने लगीं, यह लड़की हवाई जहाज कैसे उड़ाएगी? दीपा मुस्कुराकर बोली, दादी, आपको भी घुमाने ले जाऊंगी, जैसे कार में ले गई थी। दादी हंसते हुए बोली, नहीं बिटिया, हमें तो जमीन पर ही रहने दो, पर तुम्हें विमान उड़ाने के लिए हम दिल से आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हैं। दादी की बात सुनकर सभी हंस पड़े। आज दोनों बहुओं ने अपनी प्यारी नंदरानी के लिए विशेष पकवान बनाए थे। दीपा और अनीता को नीमा बुआ ने बहुत सारा स्नेह और आशीर्वाद दिया। बुआ ने भावुक होकर कहा, तुम तीनों ने हमारे जीवन की वो सभी बातें संवार दी हैं जिनमें पहले दुख और पश्चाताप था। आज तुमने हमें उतनी ही खुशी और मान दिया है जितनी उस समय हम कुछ खो चुके थे। पूरे परिवार के हृदय में संतोष का भाव था। सीता और विशाल तो स्वयं को संसार के सबसे भाग्यशाली माता पिता मानने लगे थे। जब तीनों बहनों को उनके पुराने विद्यालय में सम्मानित किया गया तो मोहल्ले में ये बात गर्व की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, इन नन्ही कलियों के जन्म पर किसी ने गुड़ भी नहीं बांटा था, लेकिन आज इनकी सफलता ने सबका मुख मीठा कर दिया है। ताऊ जी और ताई जी ने भी इस अवसर पर मिठाई बांटी थी। आज इन बेटियों ने साबित कर दिया कि जब बेटियां खिलती हैं तो वे परिवार, समाज और राष्ट्र का गौरव बन जाती हैं। अब मां के सिखाए उस रास्ते पर तीनों बहनें चल पड़ी हैं, जहां बेटियों के जन्म पर पछतावा नहीं बल्कि गर्व और कृतज्ञता होती है। अब उनका लक्ष्य निश्चित है, अपने सपनों को पंख देना, अपने माता पिता का मान बढ़ाना, अपने परिवार में सुख और समृद्धि लाना और अपने अस्तित्व को शिक्षा, संकल्प और परिश्रम से निखारकर एक ऐसा नाम बनाना जिसे सुनकर समाज कहे, बेटियां तो सच में ईश्वर की कृपा होती हैं। और इस तरह मीना की यह आध्यात्मिक उड़ान एक प्रेरणा बन गई हर उस बेटी के लिए जो अपने अस्तित्व को ईश्वर की भक्ति, माता पिता के आशीर्वाद और अपने सत्कर्मों से संवारती है। जो लोग सोचते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, आज उन्हें यह जान लेना चाहिए कि बेटियां ईश्वर का वरदान होती हैं। और जैसे जैसे समय चलता रहा, इस परिवार में संस्कार, श्रद्धा और संकल्प की गाथा आगे भी लिखी जाती रही। जहां एक मां का त्याग, एक पिता का प्रेम और 3 बहनों का संघर्ष देवत्व को छू गया। यह कहानी केवल एक घर की नहीं है, यह हर उस घर की कहानी है जहां बेटियां जन्म लेकर भाग्य नहीं बदलती बल्कि कर्म से इतिहास रच देती हैं। तो जुड़े रहिए ऐसी ही भावनात्मक, प्रेरणादायक और भक्तिभाव से भरी कहानियों के लिए।